तो आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और वक्त है अब आपके लिए पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, आइए लेते हैं उनसे उनकी आज की पिक्स। किरण जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। बाय करना है अनिल जी पावर स्टॉक्स में, जहां पे कल एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली, जहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिला, जहां पे मार्केट गिर रहा था, ये सारे स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। तो मेरा पिक है पावर ग्रिड। मुझे लगता है कि वागले जी ने इसको कवर किया था कल सेकेंड हाफ में। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न भी बना है। 238 का ब्रेकआउट लेवल है, तो इसके 243 का क्लोज, 42 का क्लोज है, 242 से 240-39 तक बाय करने की सलाह है। 236 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 249 का पहला आज के लिए रहेगा, पर पोजिशनली ये 260-65 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। नहीं, कभी ऐसा सोचा है या अभी आपके दिमाग में ऐसा है कि मैंने शुरुआत आपके साथ ही क्यों की आज के कार्यक्रम की? कि मेरे साथ कर सकते हैं आप, करते हैं आप, पर आज क्यों किया इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास ही होगा। हाँ, उसकी वजह है कि मैंने कहा कि अगर आगे चलते हुए किरण जी म्यूट हो जाएं, उससे पहले सबसे पहले किरण जी से ले लो कॉल, बाद में भरोसा नहीं अनम्यूट कराना पड़े। वैसे तो आजकल हाँ वैसे आजकल आपकी म्यूट वाली से वो बहुत दिनों से हमने देखा नहीं, आजकल आप म्यूट करना बंद कर दियो कि हमारे बोलने का असर है या वो जो प्रॉब्लम आपकी थी वो सोल्व होगी, जिसकी वजह से आप म्यूट करते थे वो मामला निपट गया आपका? अरे जी ऐसा नहीं है, पर आपके बोलने से उसका असर है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने लगा हूं अभी आजकल। चलिए बढ़िया, हमारे बोलने का कहीं तो असर हो रहा है, बाकी तो हमें गलतफहमी नहीं है। ऑफिस या घर में बहुत ज्यादा असर होता नहीं, बाहर हो रहा है किरण जी के वहां, वो अच्छी बात है। चलो कोई तो सुन रहा है। आइए सुनते हैं सुबी जी को, पूछते हैं उनकी पिक। सुबी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आज का पिक ऑफ द डे है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं और ऐसा लगता है कि एसबीआई कार्ड यहाँ से 1140 से 1150 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट दिखा सकता है। तो एसबीआई कार्ड में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें 1100-1105 के आसपास, नीचे में 1075 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 1140 से 1150 के लेवल एसबीआई कार्ड में देखने को मिल सकता है। और आज आई है आज रिपोर्ट एसबीआई कार्ड्स पर क्रेडिट स्विस की, अभी अभी आशीष बता भी रहे थे, जिन्होंने टारगेट रखे हैं 1200 रुपए के। तो ये है स्टॉक जहां पर रहेगा एक्शन। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मेरा थोड़ा सा आज मामला डिफरेंट है, मैं नोटा का प्रयोग करूंगा अनिल जी। तो मेरा एक नीट क्लीन क्लियर नोटा है। ठीक है, बिजी थे कल कुछ काम में? नहीं अनिल जी, मेरे को वेरी फ्रेंकली इंट्राडे के लिए अभी मार्केट खुलने से पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिजी तो अनिल जी रोज ही होते हैं, काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करते हैं। तो मेरे को अभी मार्केट खुलने से पहले इंट्राडे के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए नोटा का अनिल जी प्रयोग करा है। ठीक है, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, लेकिन आपने जो सेंटेंस बोला उसमें मुझे दाल में कुछ काला दिख रहा है। बिजी तो रोज इतने काम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन काम तो करते हैं, कुछ तो मतलब है ऐसा। जहां नोटा का प्रयोग हो वहां पूछ लेना चाहिए कारण क्या है, मान लेते हैं आप जो कह रहे हो वही सही होगा। वैसे अंदर से तो मैं मान नहीं रहा हूं, ऊपर से मान लेता हूं जो आप कह रहे कि भाई मार्केट खुलने के बाद देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुणाल जी इस पर भी रोशनी डाल दें और साथ ही अपनी पिक भी बता दें। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, बंसल जी तो निरंतर काम करते हैं, चार्ट्स तो अनिल जी उन्होंने देखे ही होंगे, वरना उनको खाना नहीं हजम होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि चार्ट्स देखे होंगे। अब ये हो सकता है कि अनिल जी और कुछ डिस्ट्रैक्शन रहा हो जिस वजह से कोई चार्ट समझ ना आया हो, तो अनिल जी ये बिल्कुल संभव है। और अनिल जी रहा सवाल मेरी पिक का, तो अनिल जी वैसे तो मेरी पिक वही थी जो अभी अभी सुमित बागड़िया जी ने दी है, एसबीआई कार्ड, जिसमें कि एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा, कप विद हैंडल पैटर्न देखा, तो मुझे लगता है कि तेजी तो वहां बनेगी। लेकिन अनिल जी मैंने फिर एक दूसरा स्टॉक चुना अभी अभी में, और वो स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स।
टाटा सीपी, जिसका चार्ट आप देखें तो बहुत जबरदस्त है। और अनिल जी यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपके लिए है कि जब से यूएस में अनलॉक हुआ है, स्टारबक्स के पास अब कप भी नहीं है कॉफी सर्व करने के लिए, कप की शॉर्टेज हो गई है, इतनी भारी मांग वहां पर देखने को मिल रही है। तो अनिल जी यहाँ पर भी अनलॉक होगा और यहाँ पर भी उसी तरह की मांग देखने को मिलेगी। तो टाटा सीपी पर खरीदारी की राय है, मौजूदा स्तरों पर गिरावट में इसको खरीदें, थोड़ा सा वक्त दें, ये स्टॉक आपको एक बड़ा जबरदस्त अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया। आइए पालिया साहब से भी पूछ लें उनकी पसंद का शेयर। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी मेरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड का सेटअप देखें तो कल के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली स्टॉक में। अगर हम देखें तो जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, कल के सेशन में काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे। हमें लगता है कि पावर ग्रिड में यहाँ से कंटिन्यूटी रहेगी। 242 के आसपास कल का क्लोज था, तो इसको यहाँ पे बाय करेंगे 238 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 248 से 252 तक के। तो पावर ग्रिड यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और कल का जो ब्रेकआउट है वो दिखाता है कि आज के सेशन में अगर मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखेगा तो ये स्टॉक में आज भी मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय किरण जी की भी और राजेश जी की भी। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो एक हाई बीटा काउंटर है, स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कल 262 के आसपास बंद हुआ है। आज ये स्टॉक F&O के बैन से निकल गया है, मुझे लगता है इसमें आज तेजी करनी चाहिए। मेरा इसमें आज का ही टारगेट है 275 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 255 का। 255 के स्टॉप लॉस के साथ 275 के टारगेट के लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में करें आप खरीदारी। बैंक से आज बाहर निकला है, बैंक से दो स्टॉक बाहर निकले हैं आज के सेशन में। पहला तो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा निकला है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन गुस्सेरी है साथ में दो, पंजाब नेशनल बैंक की जगह केनरा बैंक ने लिए बैन में, और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की जगह एक और ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर ब्रेल वो बैन में गया है। इस पर आपको रखने नजर। सेठी साहब ये तो आज की पिक ऑफ द डे होगी, और कोई स्टॉक्स आपके रडार पर वायदा कारोबार में जहां पर आज अच्छा एक्शन हो सकता है? बिल्कुल अनिल जी, और भी लिस्ट है। एक तो टाटा पावर रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि मैंने परसों दोपहर के शो में भी दिया था, फिर शाम के शो में रिट्रेट भी किया था 115 के लेवल पे, जो कि कल 130-32 पे गया। बट जो ड्यूरिंग द डे जो एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ मार्केट में, उसके बाद ये स्टॉक भी वापस से 124-25 के लेवल पे आ गया। तो इस पे आज भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 135 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना 118 का। इसके अलावा नौकरी भी अच्छा लग रहा है, इन्फो एज नौकरी में मुझे लगता है कोई भी मौका मिले तो उसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल ये 4680 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह है। फिर फार्मा सेक्टर से बायोकॉन स्ट्रांग लग रहा है, बायोकॉन में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। अराउंड 405 के आसपास जो बंद हुआ है, इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करें बायोकॉन, यहाँ पे भी एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। और फाइनली जो कल का मेरा F&O वाला स्टॉक जो कि कैश मार्केट में खरीदना था, सेल, उस पे मेरा कन्विक्शन है। मुझे लगता है वो स्टॉक आज अच्छा करना चाहिए। आज उसके नतीजे हैं, और नतीजे मुझे लगता है बाजार की उम्मीदों से भी काफी अच्छे रहने चाहिए। तो मैं इमीडिएटली आज इसमें 130-132 तक के लेवल्स देख रहा हूं, तो सेल में अगर कोई मौका मिले तो वहां खरीदारी करें। ओके, तो ये हैं सारे स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। टाटा पावर अब भी पॉजिटिव है सेठी साहब, सेल कल उन्होंने बताया है कैश में लीजिए रिजल्ट से पहले, और साथ ही बायोकॉन यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। इन्फो एज नौकरी.com ये एक और स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन बनने की संभावना है। आज के सेशन में भी यहां पर रखिए नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा। पालिया साहब बाटा के चार्ट देखिए, नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और नतीजे हर एक पैरामीटर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या स्टॉक गिर सकता है? यदि हाँ तो कितना? कहां सपोर्ट लेवल है? क्या करना चाहिए? अनिल जी अगर सेटअप देखें तो पिछले 3-4 वीक से स्टॉक में एक तेजी तो बनी हुई थी, लेकिन अगर इसका डेली चार्ट देखें तो 2 दिन से देखें तो स्टॉक एक हायर साइड पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि करीब था 1590 के आसपास। स्टॉक में कल के अगर हम इसका डेली चार्ट पे सेटअप देखें तो इसमें एक ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला है, जो कि हुआ है 1560 के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है कल का। तो आज ओपनिंग के बाद अगर ये स्टॉक 1560 के नीचे
ट्रेड करता है तो फिर इसमें डाउनसाइड जो बनना चाहिए वो आना चाहिए करीब 1530 तक की, और 1530 इसका पहला सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है तो फिर 1500 तक का भी इसमें एक डाउनफॉल एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो अभी ओपनिंग के बाद 1560 के अगर नीचे रहता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है जो कि इसको 1530 और 1500 की तरफ लेके जा सकता है। तो 1530 तक जाने की संभावना नीचे की तरफ बन सकती है बाटा में, इस पर आप रखिएगा नजर। कुछ इवेंट्स हैं जिन पर फोकस करना है। बंसल जी, चार्ट देखिए यस बैंक के, आज है बोर्ड बैठक फंड रेजिंग को लेकर, कुछ दम है स्टॉक में? देखिए अनिल जी, स्टॉक के अंदर एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। हालांकि कल के सत्र में एक गिरावट देखने को मिली थी। चार्ट नहीं अनिल जी, सॉरी माफी चाहूंगा, चार्ट गलत खुल गया मेरे यहां पर। येस बैंक का चार्ट देखें तो चार्ट यहां पे न्यूट्रल है। चार्ट न्यूट्रल है और खरीदारी की राय होगी अगर 15 रुपए के लेवल ऊपर में टूटेंगे डिसाइसिवली, 15 रुपए के लेवल टूट के उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी खरीदारी की राय होगी, एल्स वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय यस बैंक पर आती हुई। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां पर आज मजबूत शुरुआत के आसार बनते हुए दिख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी से। दुनिया भर के बाजारों में सुस्ती, लेकिन हमारे बाजारों में रहेगी चुस्ती। एक्शन दोनों तरफ, देखते हैं क्या कुछ होता है आज के सेशन में। स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ग्लोबल मार्केट से दोनों तरह के संकेत आ रहे हैं। यूएस के बाजारों में 3 दिनों से कंसोलिडेशन पर आज सुबह एशिया की हुई है अच्छी शुरुआत। 15,700 के करीब है एसजेएक्स निफ्टी। डाउ फ्यूचर्स भी 40 अंक मजबूत और बाकी के एशिया के बाजार भी ठीक ठाक बढ़त दिखा रहे हैं। तो अनिल जी, इंतजार है आज की वीकली एक्सपायरी का सर, उससे पहले ठीक ठाक संकेत ग्लोबल बाजारों से। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत आप कह सकते हैं। न बड़ी तेजी के बनते दिख रहे हैं तो न बड़ी कमजोरी के भी। ये मिले जुले संकेतों के बीच में आज देखते हैं किस तरह का एक्शन होता है। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और हर रोज की तरह तैयार है आपके लिए एक बेहतरीन रिसर्च वाला एसआईपी शेयर। वरुण दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो से बताने के लिए इस शेयर के लिए। तो आइए चलते हैं वरुण के पास। आज का एसआईपी स्टॉक डेफिनेटली अनिल जी, आज का जो हमारा एसआईपी स्टॉक है वो है डीएफएम फूड्स। इस कंपनी को तो आप जानते ही होंगे, स्नैक्स के कारोबार में कंपनी काम करती हो। क्रैक्स इसका सबसे फेमस ब्रांड है जो शायद आप सबको ही पता होगा। देखिए, वैसे तो कंपनी अच्छी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का मैनेजमेंट। 2020 में आपको याद होगा वेस्ट ब्रिज कैपिटल और बाकी प्रमोटर्स से एडवेंट इंटरनेशनल ने इस कंपनी में लगातार स्टेक खरीदा था और अब करीब 73.7% के आसपास का स्टेक जो है उनके पास है। लगन शास्त्री जी इस कंपनी के एमडी और सीईओ है और उनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस में वो ऑलरेडी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के मैनेजमेंट पे जो सबसे ज्यादा भरोसा है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसके वजह से हम आपको ये स्टॉक बता रहे हैं। लगातार कंपनी ने ग्रोथ जो है उसको डिलीवर किया है। पिछले 10 साल की आप सीएजीआर निकाल के देख लीजिए, मुनाफा और आय दोनों में डबल डिजिट की आपको ग्रोथ लगातार देखने मिलेगी। आय में करीब 22%, मुनाफे में करीब 19% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है और आगे इससे भी बेहतरीन ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। क्यों? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर जो है ना, इस बार पेंडेमिक जो हुआ है उसके बाद अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिला है। सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था, कहीं ना कहीं जो वर्किंग कैपिटल की नीड थी उसको फुलफिल नहीं कर पाए। इसके लिए कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने मार्केट शेयर गेन किया। इसके अलावा हाइजीन की तरफ लोगों का काफी फोकस है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगातार मार्केट शेयर जा रहा है और डीएफ फायदा मिलने वाला है। ये कंपनी नए प्रोडक्ट्स लगातार लॉन्च करते जा रही है और ब्रांड बिल्डिंग पे लगातार ये कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। आप पिछले तिमाही के कंपनी के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस निकाल के देख लीजिए, 20-25% के आसपास की वहां अच्छी ग्रोथ देखने मिली और लगातार कंपनी ने इस तरह के खर्चे जो है वो किए हैं और उसको अब और बढ़ा रही है। उसका फायदा कंपनी को आगे सेल्स में होगा। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो डेट करीब 105 करोड़ के आसपास का है लेकिन कैश 120 करोड़ के आसपास का है। तो नेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी 0.6 है लेकिन ये ग्रॉस लेवल पे है। नेट लेवल पे जो डेट टू इक्विटी है वो ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि नेट डेट फ्री है ये कंपनी। आरओसी 16 के आसपास है।
ROE अगर आप देखेंगे तो वो भी करीब 17 के आसपास है और P देखिए करीब 51 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का अगर आप P निकाल के देखेंगे तो वो करीब 70-75 के आसपास निकल के आता है। तो हर पैमाने में अगर आप देखेंगे बिजनेस अच्छा है, प्रमोटर अच्छे है, वैल्यूएशन अच्छा है, इसके लिए हमें स्टॉक अच्छा लगता है। प्रोडक्ट भी अच्छे लगते हैं, प्रोडक्ट के साथ स्टॉक्स भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो प्रोडक्ट तो अनिल जी सबको पसंद ही है और काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। कंपनी के बारे में आपको क्या पसंद है सर? वरुण को इतने पसंद है तो वरुण कभी खिलाओ तो पता चले कि आप जितना पसंद करते हैं वैसे प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, और या फिर जितनी तारीफ कर रहे हैं उतने ही है या उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो कभी एक बार ट्रीट तो होनी चाहिए क्रैक्स की, तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, बाकी चीजें तो बिल्कुल पसंद है इसमें बिल्कुल बाकी चीजें तो बहुत पसंद है। और इस पसंद में सबसे पहली चीज जो पसंद है वो कंपनी के प्रमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट। एडवेंट जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया और 75% के आसपास, 73-74% के आसपास उनकी हिस्सेदारी होगी। तो बेसिकली आप इसे ये समझ लीजिए कि ये एक MNC कंपनी है, विदेशी कंपनी है, जो इसके नाम से आपको शायद ना पता चले, लेकिन DFM फूड विदेशी कंपनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एडवेंट का जो काम करने का तरीका है वो दुनिया भर में अच्छी कंपनियां खरीदते हैं और वहां से उस देश में जो सबसे टॉप नॉच टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट, उसको लाकर कंपनी चलाने के लिए देते हैं। और इसके टॉप टैलेंट में आप देखिए सारी दिग्गज बेवरेजेस कंपनियां, FMCG कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट को ये लेकर आए हैं और वो कंपनी चला रहे हैं। शानदार, मतलब बेहतरीन क्वालिटी का मैनेजमेंट है जिसे आप कह सकते हैं। एक तरफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा लिया कंपनी में, डे टू डे हमारा कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशनल मैनेजर्स को हाथ में दे दिया जो सिस्टम और प्रोसेस से चलने वाले हैं। तो मतलब दोनों तरह से इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि कंपनी की ग्रोथ आना तय है। अब दूसरा कारण जो है इस कंपनी को जिसकी वजह से मैं पसंद करता हूं, वो जो ब्रांड्स जिसकी आपने बात की, नटखट और क्रैक्स, ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है। क्रैक्स की तो आमतौर पर जिक्र होता है, नटखट करके भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड है जो लोगों को काफी पसंद है। तो ब्रांड का रिकग्निशन बहुत जबरदस्त है, उस पर कंपनी ने काफी पैसा भी खर्च किया है और ये ब्रांड बनाई है। तीसरा बड़ा कारण जो है, अब तक का जो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का, वो लाजवाब है। आप देखिए क्या कंपनी ने ग्रोथ की है पिछले 10 सालों में। आप देखिए रेवेन्यू की ग्रोथ सालाना 22%, माय गॉड। मुनाफे की ग्रोथ सालाना 19%। लगातार 10 सालों तक इस तरह की ग्रोथ लाना कोई आसान काम है नहीं। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि, और अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखिए 17-18% के आसपास है। डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, इनफैक्ट नेट डेट के हिसाब से जीरो है। कंपनी के पास जितना हल्का फुल्का जो डेट ले रखा है उससे ज्यादा कैश लेवल्स हैं, तो वो वर्किंग कैपिटल वाला हल्का फुल्का डेट है। लेकिन इस तरह से आप कह सकते हैं कि कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी, जो कि आमतौर पर MNC कंपनी होती है। लेकिन अब ये तो 10 सालों की पिछले की ट्रैक रिकॉर्ड हो गई, अब आगे क्या? ग्रेटर नोएडा में इन्होंने एक एक्सपेंशन प्लान लिया है और वो एक्सपेंशन प्लान का असर आपको अब फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा। इसलिए जितना बढ़िया पिछले 10 साल रहे उससे बेहतरीन, ध्यान से सुनिएगा, उससे ज्यादा बढ़िया अगले 2 साल रहेंगे, क्योंकि अगले 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू डबल होने की पूरी संभावना। जो एक्सपेंशन प्लान लिया उससे 85%, 86% के आसपास इनका रेवेन्यू अगले 2 साल में बढ़ सकता है और वो अगले बड़ा बूस्टर होगा इस कंपनी के लिए अपनी कमाई को दुगुना करने के लिहाज से। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से ये कंपनी हर बार, जितनी बार हम मालामाल वीकली करें, SIP स्टॉक्स करें, ये स्टॉक हमेशा रिकमेंडेशन लिस्ट में आता है। और रिकमेंडेशन लिस्ट में आने की ये सारी वजह तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी वजह कि एडवेंट के आने के बाद बड़ी स्ट्रांग बज ये भी रहती, कभी न कभी एडवेंट आगे पीछे इस कंपनी को डीलिस्ट करवाएगा, क्योंकि एडवेंट का तरीका यही है, वो दुनिया भर में जितने भी एक्विजिशन करते हैं वो इवेंचुअली उसे डीलिस्ट करवाते थे। हाल ही में उन्होंने कोबहैम का एक एक्विजिशन किया था और जब उन्होंने डीलिस्ट किया तो पिछले 3 महीनों की जो एवरेज प्राइस थी उसमें 50% प्रीमियम देकर डीलिस्ट किया। तो अगर आगे चलते, क्योंकि ऑलरेडी 74%, 75% के आसपास प्रमोटर पहुंचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जब इनका डीलिस्टिंग का मन बना, अगर कभी भी, वो कब होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर बना तो फिर ये अच्छी खासी प्रीमियम पर डीलिस्ट होगा, वो आपके लिए बड़ा ट्रिगर बनेगा। तो मेरा ये समझना है कि आप आराम से इसे 500-550 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए खरीदिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहां से भी दुगुना होने की ताकत रखता है। 700 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए आपको DFM फूड में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है DFM फूड, मुझे लगता है एक राय कुणाल जी से भी लेनी चाहिए और एक बाय फंडामेंटली सेठी साहब से भी। तो पहले सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब, DFM फूड पर आप अपनी राय दें जब तक कि कुणाल जी चार्ट्स देखें इसके।
नहीं, बिल्कुल अनिल जी, आपको और वरुण को सुन रहा था। बहुत ही दमदार कंपनी है और इस स्टॉक को मुझे लगता है चैनल पे भी पहले भी रिकमेंड किया हुआ है और यहाँ से भी बहुत अच्छे अपसाइड इसमें बिल्कुल देखे जा सकते हैं। पॉपुलर ब्रांड्स है और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इस तरह की कंपनी और जिसमें फिर एक एडवेंट की हिस्सेदारी है तो मुझे लगता है कमाल कर सकता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर इसको 9 से 12 महीने का टाइम दिया जाए तो यहाँ से बिल्कुल डबल भी हो सकता है ये स्टॉक। 9 से 12 महीने का टाइम दे तो यहाँ से डबल होने की भी संभावना है। जो डेटा बता रहे हैं 20 अगस्त को हमने इस स्टॉक को मालामाल वीकली में रिकमेंड किया था, तब था 250। तो अगस्त से अभी अगस्त आना बाकी है, 250 का 450 425 की तरफ बढ़ता हुआ तो लगभग दुगुना होता हुआ अगस्त से लेकर 8-9 महीनों में कम से कम 50-75% के रिटर्न तो ऑलरेडी आ चुके हैं। बढ़िया कंपनियों में ये फायदा है। कुणाल जी चार्ट देखिए भाई। अनिल देखिए चार्ट बहुत जबरदस्त है इस कंपनी का। एक रेजिस्टेंस मुझे नजर आती है 430 रुपए के आसपास, 430 पर कुछ सप्लाई है। जैसे ही ये स्टॉक 430 के लेवल्स को पार करेगा अनिल जी, इसमें एक बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक ब्रेकआउट होगा और फिर मुझे उम्मीद है कि इसमें 700 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चार्ट बहुत शानदार है। और जैसे अनिल जी आपने अभी बात की इसके प्रोडक्ट्स की, तो अनिल जी ये दिल्ली की कंपनी है, पहले इसका नाम दिल्ली फ्लावर मिल्स होता था। अनिल जी इसके प्रोडक्ट से बचपन जुड़ा हुआ है। तो अनिल जी जैसे ही क्रैक्स का पैकेट घर में आ जाता है कभी गलती से भी, तो अनिल जी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए क्रैक्स उस तरह का वैल्यू रखता है। तो अनिल जी जबरदस्त कंपनी। बिल्कुल, तो जबरदस्त कंपनी है और प्रोडक्ट्स भी लोगों को बेहद पसंद है, स्टॉक भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है। नजर रखिए, आगे डबल होने की क्षमता इस काउंटर से आपको दिख सकती है। डीएफएम फूड्स आज का एसआईपी स्टॉक पर वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, अपनी पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे पावर ग्रिड ही है। 42 का बंद है, 238 का स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है आज के दिन में 252 तक के स्टॉक जा सकता है। ओके, तो रिकमेंडेशन की है ये हैट्रिक पावर ग्रिड की तरफ से। वागले साहब को भी ये काउंटर पसंद है। यहाँ पर किरण जी ने भी खरीदारी की राय दी है, पालविया साहब ने भी खरीदारी की राय दी है। तो आज का कंसेंसस कॉल है पावर ग्रिड। नजर रखिए इस काउंटर पर नजर रखनी है कुछ और दमदार रिकमेंडेशंस जो ट्रेडर्स डायरी में दी हैं वरुण और कुशल ने। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। कैश का काउंटर है, धानु का एग्री, यहाँ खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड बेचेगा। एचडीएफसी बैंक का 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एनएमडीसी अच्छा लगता है, फंडामेंटली गेल अच्छा लगता है। निवेश करना है आईजीएल में। 650 के लक्ष्य अगले 3 महीने में दिखा सकता है। नजारा टेक्नोलॉजीज खबरों के दम पे खरीदेगा। माय चॉइस में जेके सीमेंट, लूमेक्स ऑटो और प्रताप स्नैक्स, ये तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और इसमें से जो मेरा बेस्ट पिक है वो आज आईजीएल का है। यहाँ पे थोड़ी लंबी अवधि का अगर आप रुझान लेके चलेंगे तो अगले 2 से 3 महीनों में 650 के आसपास के लेवल जो है वो आपको एक काउंटर दिखा सकता है। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। चलिए कैश स्पेस से रैलिस इंडिया मॉनसून पिक है, खरीदारी कर चलिए। इसके अलावा बैंक्स मुझे आज के सत्र में वीक लग रहे हैं, तो आरबीएल बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक में बिकवाली की राय है। इसके अलावा फंडामेंटली ब्रिटानिया पसंद आ रहा है, अगले 1 साल में 4300 के लक्ष्य हासिल होते दिख सकते हैं। साथ ही एक और मॉनसून पिक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए 1050 का टारगेट देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव फंड एक्शन है टीवीएस मोटर में, यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स, तीनों निफ्टी कंपनियां आज के लिए आपको बेचकर चलनी है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 6 महीनों के लिए। मॉनसून जो है ये इनकी सेल्स वॉल्यूम काफी अच्छा बूस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो यहां पर नजर रखिए 1050 के टारगेट के लिए। तो यह है आज की ट्रेडर्स डायरी की कॉल्स आपके लिए। पर आइए बाजार भी सेटल हो गए हैं, जान लेते हैं अनिल जी से ओपनिंग पर क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। अनिल जी 15,700 के जस्ट नीचे निफ्टी खुल रहा है, 56 पॉइंट्स ऊपर। और निफ्टी बैंक भी देखिए सर 34,900 के लेवल पर एग्जैक्ट खुलते हुए दिख रहा है, 100 पॉइंट्स ऊपर। क्या करना चाहिए? देखिए निफ्टी में तो खरीदारी नहीं करेंगे, 15,700 के आसपास इंतजार करेंगे नीचे आने का, उसके बाद देखेंगे पहली चीज। और अगर 15,700 के आसपास हल्की फुल्की बुक करना चाहें प्रॉफिट तो आप बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर 15,750 15,800 की रेंज में जब पहुंचे वहां तक का इंतजार करें। 15,700 मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 15,700 के कॉल्स पर कल है 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था। एक मिनट में देख लूं वापस से, सही तो बता रहा हूं।
हाँ 42 लाख शेयरों का। तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर निकलकर टिकने पर ताकत का अंदाजा दिखेगा। तो मेरा ये समझ है 15,675 15,700 जो पहला हमारा हाई रेंज है वहां पर खुल रहा है, तो वहां पर वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ करना है। पहली चीज तो ये खरीदने के लिए बढ़िया रेंज है 15,625 15,635 के आसपास वहां पर आएगा, या तो खरीदारी के बारे में सोचेंगे, नहीं तो थोड़ा इंतजार करते हैं। पहले बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000 के ऊपर निकलेगा तो ही ताकत का पहला संकेत होगा। तो 34,900 35,000 की रेंज में इंतजार करेंगे। यहां पर भी थोड़ा या तो 35,000 के ऊपर निकल कर टिके तब सोचेंगे, और या फिर थोड़ा गैप मिल जाए और ऊपर मिल जाए, सीधा गैप से खुल जाए 35,100 की रेंज में, तो वहां पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार आने दें, शुरुआती कारोबार के बाद खरीदने की जल्दबाजी न करें। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, ऊपर में आपको एक बार प्राइस मिल रही, वहां पर हल्का फुल्का बुक करके वापस नीचे के लिए इंतजार कर लें। और मुझे याद है कल सुमित जी ने एक्सपायरी का ऑप्शन दिया था कल, और मैं तारीफ भी कर रहा था सुमित जी की, देखिए आप इस कमजोर बाजार में आगे गिरकर खरीदारी कर रहे हैं, और आज आई एम श्योर उस ऑप्शन में अच्छी प्रॉफिट बनती हुई दिखेगी। 15,700 का ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 95 रुपए पर सुमित जी ने। सुमित जी जरा एक बार माफ कीजिए, मैंने सही तो पढ़ रहा हूँ या बैंक निफ्टी का आपने दिया था 34,900 का ऑप्शन खरीदने की राय 115 पर दी थी, अब याद आया बैंक निफ्टी का। बताएं एक बार जरा अपडेट भी दे दें, जिन लोगों ने आपकी सलाह पर कल खरीदा उन्हें क्या करना चाहिए गैप से जब ऊपर खुल रहा है। बिल्कुल अनिल जी, 34,900 का बैंक निफ्टी का कॉल दिया था। आज मार्केट ऊपर खुलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट सेकंड हाफ तक हमें एक अच्छा फॉलोअप मूव देखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि जिन्होंने भी कल ट्रेड किया होगा, आज मार्केट खुलने के साथ ही उनको आधे घंटे 5 घंटे में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। डबल तो आराम से होना चाहिए अनिल जी। अब देखते हैं मार्केट खुलने के बाद किस तरह का मूव 34,900 के कॉल के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो इंतजार करते हैं। 35,000 के पार निकलने पर बैंक निफ्टी पे थोड़ी आपको अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी। फिलहाल जो अनिल जी 34,900 का इंपॉर्टेंट लेवल बता रहे थे, एग्जैक्टली उसी पर खुल रहा है बैंक निफ्टी इस समय। पर ढेरों स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। सेठी साहब एक बाटा पर नजर आप भी दे दें, क्योंकि हेविली ट्रेडेड काउंटर है, बाजार को काफी पसंद है, नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। आगे जाकर थीम पर फोकस तो है, पर बाटा क्या व्यू है सर नतीजों पर, और उसके बाद कैसा रिएक्शन रह सकता है? देखिए दीपांशु, वैसे तो ये लेदर स्टॉक्स है जिसपे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, बट जिस तरह के नतीजे आए हैं, नतीजे खराब है और स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आनी चाहिए, और गिरावट के बाद पीपल माइट कंसीडर बाइंग इनटू द स्टॉक। चलिए, तो गिरावट के बाद ही यहां पर आप नजर डालिएगा। बाटा कमजोर नतीजे आते हुए। एफिल इंडिया, इस पर राय दें पालविया साहब। यहां पर कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है आयरलैंड की कंपनी का। चार्ट्स क्या कहती हैं एफिल की सर? तो दीपांशु जी देखिए, अगर इसका सेटअप देखें स्टॉक का, तो स्टॉक के सेटअप में अगर हम देखें तो पिछले दिनों से कुछ दिनों से इसमें कंसोलिडेशन एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से इसके पैटर्न बने हुए, हमें लगता है कि थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर लोअर साइड पे ये मिलता है हमें तो ही इसे बाय करना चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 5,100 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां बाय करना चाहिए। इसके ऊपर के जो रेजिस्टेंस बने हुए 5,400 के आसपास के बने हुए, जब तक ये 5,400 क्रॉस नहीं करता है तो इसका अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं होगा। तो मुझे लगता है थोड़ा डिप का वेट करें, 5,100 के आसपास इसे बाय करें। ओके, तो डिप का वेट करते हैं और फिर 5,100 के पास आप यहां पर खरीदारी की सोच सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स, सुमित जी कल यहां पर हुई है बल डील। एडवेंट जो डीएफएम में भी प्रमोटर के रूप में है, उन्होंने ही कुछ हिस्सेदारी बेची थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में। क्या राय है चार्ट पर सर? कल भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, कल भी हमने इसमें बाय का व्यू दिया था और अभी भी बाय का व्यू होल्ड है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 440-450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है बिल्कुल होल्ड करके चले, और फ्रेश खरीदारी भी बनती है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है 415-420 के आसपास का बन रहा है, तो ये ट्रेनिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 440 से लेकर 450 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इससे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहां पर रखनी है नजर। एक्शन इस पर अच्छा बनते हुए दिख सकता है। एमएमटीसी, कुणाल जी इस पर राय दें। बोर्ड ने रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है कंपनी की। चार्ट्स क्या कहती है एमएमटीसी की सर?
देखिए चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा हमने दीपांशु, और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। उसके बाद कुछ समय का कंसोलिडेशन चल रहा है। एमएमटीसी ओवरऑल बहुत स्ट्रांग चार्ट है और मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक मुझे लगता है कि 75 रुपए तक सीधे भाग सकता है, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस रख लें 58 रुपए के आसपास, 58 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर नीचे होकर के चलेगा, लेकिन 70-72 के लेवल्स आपको इसमें आते हुए दिखेंगे। ओके, तो 70-72 के लेवल्स यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए एमएमटीसी पर। सेठी साहब, एक क्विक कॉल, आयन एक्सचेंज कल नतीजों पर अच्छा रिएक्शन दिखा रहा था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यहां पर 1.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। राय सर इस स्टॉक पर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, एक जबरदस्त कंपनी है और जिस सेगमेंट में है वो एक पसंदीदा सेगमेंट है। स्टॉक यहां से भी बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले साल में बिल्कुल दिखा सकता है। और इसी तरह की दूसरी कंपनी वॉटेक बवा, जो कि मेरे रडार पे हमेशा से रही है, 180 के लेवल से रिकमेंड करते आ रहा हूं, वो भी अच्छा कर रही है। तो दोनों स्टॉक्स पे बुलिश हूं। बाकी मैनेजमेंट के लिहाज से आयन एक्सचेंज वुड बी मोर कंफर्टेबल, बट बोथ द स्टॉक्स शुड डू वेल। तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक, जहां पर कल 20% का सर्किट लगा और आज 3% फिर ऊपर हमारा स्टॉक यहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और पहली टिक पर आप देख सकते हैं बाजार मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। 15,675 के आसपास से निफ्टी और सेंसेक्स 115 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ खुलता हुआ दिखा। अब बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ और निफ्टी भी 15,690 के आसपास से थोड़ा सा नीचे आता हुआ, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सेंसेक्स अभी भी 100 अंक ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन निफ्टी अभी भी हरे निशान में। पावर ग्रिड टॉप गेनर 2% की मजबूती के साथ निफ्टी पर, एनटीपीसी ठीक पीछे 1.5%, कोल इंडिया 1%। तो सरकारी कंपनियों ने संभालने की कोशिश की है बाजार को। अदानी पोर्ट 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। आईओसी और रिलायंस में तेजी है, तो निफ्टी को जो सहारा मिल रहा है वो रिलायंस से मिलता हुआ दिख रहा है। मेटल शेयरों में हल्की सी खरीदारी दिख रही है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील हरे निशान में खुलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर आपको एक्शन तेजी की तरफ, तो पावर कंपनियों में तेजी है और रिलायंस में तेजी है। कमजोर क्या है? आईटीसी 2% नीचे, लेकिन डरिए घबराइए मत। डिविडेंड आज एक्स डिविडेंड हुआ है आईटीसी, और उस वजह से 4 रुपया ये नीचे, मेरे ख्याल से 5 रुपए के आसपास का डिविडेंड होना चाहिए। एग्जैक्टली हम आपको कंफर्म करके बताएंगे, लेकिन हाँ डिविडेंड था और डिविडेंड की वजह से ये हुआ है। आइए इस बीच रिलायंस पार्टली पेड शेयर रीलिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। 1570 रुपए के आसपास के लेवल्स आपके रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स पर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर रीलिस्टिंग रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स की होती हुई दिख रही है। ओएनजीसी 1% कमजोर है, आईसीआईसीआई बैंक 0.5% कमजोर है। ये है कुछ स्टॉक्स जो इस वक्त आपको एक्शन में दिखेंगे। एक्शन में आज का हमारा एसआईपी स्टॉक डीएफएम फूड 5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, 400 रुपए के पार। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती दिख रही है। रेलीगेयर आज फिर से 4% मजबूत होता दिख रहा है। एमएमटीसी जिसका जिक्र अभी कर रहे थे आपको दीप भी, यहाँ पर भी तेजी के साथ 5% ऊपर शुरुआत होती दिख रही है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ पर एक्शन में नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी पावर स्टॉक्स में ही तेजी बनती हुई दिख रही है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे शेयर मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आज का भरपूर एक्शन। दीप बताइए कहाँ है आपकी नजर? बिल्कुल सर, ढेरों स्टॉक्स हैं जो फोकस लिस्ट में आ रहे हैं। कुछ नतीजों का भी रिएक्शन है और इसके अलावा आप मूवमेंट भी देख रहे हैं। आयन एक्सचेंज सर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं 2 दिन पहले हमने हाईलाइट किया था। कल हमने जबरदस्त एक्शन देखा नतीजों का, और साथ ही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की खरीदारी भी हुई 7.5% ऊपर। आज भी ये काउंटर दिख रहा है। वरुण बेवरेजेस, अब बोनस के बाद एडजस्टमेंट हुआ है इस काउंटर पर, 18% की तेजी दिख रही है। एमएमटीसी पर रखिए नजर, बोर्ड ने रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है, 5% ऊपर ये काउंटर भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अदानी पावर, कल थोड़ी तेज गिरावट आई थी बाजार की वीकनेस में, आज फिर से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए नजर रखिए इस पर। शुगर स्टॉक्स फिर से मोमेंटम पकड़ रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान, द्वारिकेश, यहां पर आपको खरीदारी बनती हुई दिख रही है, यहां पर भी आपको रखनी है नजर। कुछ और स्टॉक्स जो अपने नतीजों पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, शिवम ऑटो, कमजोर नतीजे आए थे, और साथ ही पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इंद्रप्रस्थ मेडिकल,
यहां पर आए थे आपके लिए अच्छे नतीजे। अकेले अकाले बहुत बड़े डिस्काउंट पर इनका ऑफर फॉर सेल आज खुला है, तो नेचुरली वो स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर में आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस पर। एफिल इंडिया एक्विजिशन की खबर है, ये स्टॉक फोकस में आ रहा है। टीसीआई एक्सप्रेस लगातार तेजी में रहा है, पुणे में इन्होंने एक नया सॉर्टिंग सेंटर शुरू करा है। साथ ही कल की बल्क डील्स वाले स्टॉक्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स, डेन नेटवर्क्स, धानुका एग्री, नजारा टेक्नोलॉजीज और टीवीएस मोटर्स भी आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी कहां है इस बाजार में? अकेला ऑफकोर्स ऑफर्स फॉर सेल के बाद वीकनेस आपको दिखा रहा है। साथ ही आप वीकनेस देख रहे हैं रत्नामणि मेटल्स में कमजोरी दिखाते हुए। जेएसएल हिसार, यहां पर आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है। जी शिपिंग, यहां पर भी हल्की सी कमजोरी दिख रही है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, डॉलर इंडस्ट्रीज, यहां पर भी मामूली गिरावट है। अनिल जी, अच्छा रोटेशन हो रहा है। नतीजों और खबरों के दम पर ढेरों कैश स्टॉक्स आपको अच्छा रिएक्शन इस समय दिखा रहे हैं और बाजार भी 15,700 के करीब होल्ड करते हुए इस समय दिख रहा है निफ्टी सर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजारों में तेजी की तरफ बनता हुआ। 15,700 के आसपास होल्ड कर रहे हैं, कोई ऐसी खास कमजोरी वाली बात नहीं है। हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग का झोंका आया, उसके बाद बाजार फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 15,660, 15,700 ये है अब तक की रेंज और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बने रहने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए सेल जो मजबूत शुरुआत करता हुआ दिख रहा है, आज नतीजे इस मजबूत शुरुआत के बाद भी क्या कैश मार्केट में सेल खरीदना चाहिए? सुमित जी राय दीजिए। आपने लगातार कहा है सेल को सेल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। अभी भी सेम स्टेटमेंट है अनिल जी, 100% सेल को बाय करना है। सेल के अंदर और मेटल्स के अंदर मेरे को लगता है अभी भी तेजी और अभी भी स्विंग लेफ्ट है। आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर में और सेल में तेजी देखने को मिलेगी। 125, 126, 127 ये बाय के लेवल्स है। कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक करेक्शन के बाद, यहाँ पे बाय करें। जल्दी ही आने वाले दिनों में 140 से 150 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में मेरे को 200 प्लस के लेवल दिखते हैं सेल के अंदर, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है सेल में। ओके, तो 200 प्लस के लेवल्स हैं सेल पर। नजर रखिए इस काउंटर पर भी, नजर रखिए पीएनबी पर भी, क्योंकि ये बैन लिस्ट से बाहर आया है आज वायदा कारोबार की, तो ये भी थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये भी बैन लिस्ट से बाहर आया था। सेठी साहब ने खरीदारी की भी राय दी थी सुबह और अच्छा मोमेंटम ये पकड़ते हुए आपको दिख रहा है। एक बार वागले साहब से राय लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग पर। वागले साहब क्या राय देंगे? दीपांशु, ऐसे दे दूं कि बिगुल बजाएंगे? बिल्कुल, तो सर आपके लिए ऑलवेज तैयार है, स्पेशली जब इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात होती है। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले के वंडर के लिए। बताएं सर। 268.50 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। अभी 273, 273.50 है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन टारगेट भी इसमें पहला टारगेट 290 का, दूसरा टारगेट 310, 315 का। 310, 315 का ये पोजिशनल है। पैटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये डे एक मुंह आएगा, फिर साइडवेज चलेगा, इसको गिरावट में लेना है, फिर वापस अगले 3 दिन तक मुझे इसमें तेजी दिख रही है। बिल्कुल, तो अगले 3 दिनों तक तेजी बनी रहेगी इंडिया बुल्स हाउसिंग, कोई परेशानी की बात नहीं है, खरीदारी करके चले। ये है वागले साहब की राय। आइए स्वागत करते हैं सिमी जी का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरा पहला कॉल आज होगा टाटा पावर। टाटा पावर में मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल भी सुबह ऊपर गया था, पर अल्टीमेटली जब डे इन में मार्केट सरेंडर कर दिया तब ये भी नीचे आ गया था। अभी 126 के आसपास है कैश में, यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 123 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 130, दूसरा होगा 133 और तीसरा 137। 30, 33, 37 ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा पावर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मेरा स्टॉप लॉस 123 है, उससे नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है विप्रो। विप्रो में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 555 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 560, 565, 55, 60, 65 का टारगेट के लिए विप्रो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 543 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, विप्रो और टाटा पावर खरीदारी करके चलें। और कल का स्टार रहा है टाटा पावर, एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, फिर भी 6% ऊपर था और आज भी आपको बढ़िया मोमेंटम के साथ खुलते हुए दिखाया। तो शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अपनी कॉल्स देने के लिए मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स। मोमेंटम में आ रहा है बाटा, हालांकि नतीजे थोड़े सुस्त थे बट 3% की तेजी के साथ बाटा खुलते हुए दिख रहा है। पालविया साहब, कोई राय बाटा पर? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक ने जिस तरीके से बिहेव किया रिजल्ट के बाद, तो इसने अपने एक रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी कर दिया जो कि था इसका 1596 के आसपास। और अब ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक में करंट लेवल से 1600 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले और ऊपर में जो मोमेंटम बना है वो जाना चाहिए करीब 1640 1645 तक का। तो 1600 का स्टॉप लॉस रखे और 1640 1645 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीपांशु जी, मुझे एक BTST कॉल इनिशिएट करनी थी, आप बिगुल बजाए तो मैं इनिशिएट करता हूं। बिल्कुल सर, चलते हैं पालविया साहब के पास। बिगुल BTST। बताएं सर। तो दीपांशु जी, जो स्टॉक बाय करना है वो IT पैक से मुझे टेक महिंद्रा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 1090 और 1100 तक पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल पे टेक महिंद्रा बाय करेंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा 1045 के आसपास। टारगेट होंगे 1090 और 1100 तक के। तो टेक महिंद्रा बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो टेक महिंद्रा पर है खरीदारी की राय। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है और खरीदना है बाटा। बाटा जिसका जिक्र अभी अभी आप कर रहे थे पालविया साहब के साथ, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। काफी बड़ा एक कंसोलिडेशन था, एक रेजिस्टेंस जोन है 1600 के आसपास, जिसको आज शुरुआती ट्रेड में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ और F&O में अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ स्टॉक ने पार किया है। तो एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट बाटा में आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर मिस नहीं करना चाहिए, बाय करके चले बाटा। ओवर टू राकेश। देखिए दीपांशु, टू मी बाटा इज अ अनलॉक थीम और यहाँ पर 1575 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1675 से लेकर 1680 के टारगेट के लिए बाटा है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, 1675 1680 के टारगेट्स के लिए बाटा पर करें खरीदारी। नतीजे रहे सुस्त बट इसके एक्शन ने करा है सबको सरप्राइज। मैक्स फाइनेंशियल, इस पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। किरण जी, मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट्स देखें, अच्छी तेजी के साथ खुला है 2.5% ऊपर। मोमेंटम में है दीप, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक को ट्रेड के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, पोजिशनली लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। 982 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर 3 से 4 दिन देते तो 1100 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो 1100 की तरफ नजर है मैक्स फाइनेंशियल की। नजर रखिए इस काउंटर पर, 2.5% ऊपर आज ट्रेड में खुला है। कुछ बढ़िया ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार हैं सचिन जी, स्वागत करते हैं उनका। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। मॉर्निंग सचिन जी, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है लालपात लैब्स एंड जिस तरीके से इसने अपनी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था अराउंड 2980 3000 के आसपास था, उसने कॉन्फिडेंटली आज पार किया है। तो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है यहाँ पर, अगर हम इनिशियल ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी देखें तो काफी सिग्निफिकेंट हुआ है इनिशियल 5 मिनट में। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 3200 के आसपास के थिंग्स बनने चाहिए। तो खरीदारी करनी है यहाँ पर लालपात लैब्स के कॉल ऑप्शन में 3000 के, जो लगभग अराउंड 136 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 105 के आसपास और टारगेट ऑन द अपसाइड होगा अराउंड 186 का। ओके, तो डॉक्टर लाल, यहां पर करनी है खरीदारी ऑप्शंस के जरिए। 3000 का कॉल खरीदें, ये है सचिन जी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी।
दीपांशु बाय का स्टॉक है और मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया हुआ है एनएमडीसी 184 का भाव है अभी। एनएमडीसी में कल डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, कल का हाई ब्रेक हुआ है, इनफैक्ट परसों का हाई भी स्टॉक ब्रेक कर रहा है और स्टॉक बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। तो मेटल्स में जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एनएमडीसी एक करेक्शन के बाद अब अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें एनएमडीसी में यहाँ पे सीएमटी पे, जिसमें आने वाले दिनों में इसमें ऊपर के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं 190 रुपए से लेके 194 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमटी पे खरीदारी करें। नीचे में जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है 177 का है, ऊपर में टारगेट 190 से लेके 194 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस में भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 185 वाला कॉल अभी 7 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे सीएमटी पे खरीदारी करें। 5 रुपए 70 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के एनएमडीसी के 185 की कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 190 से 194 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एनएमडीसी के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 184 रुपए के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और चाहे तो आप कॉल ऑप्शन के जरिए भी यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आइए एक बार रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर भी आपके सामने ले आए। 1550 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रीलिस्टिंग हो चुकी है रिलायंस के पार्टली पेड शेयरों की भी और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। 185 का कॉल खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिखी है। 1550 ये है, ऊपर 1578 और नीचे में 1546, यानी कि जहां खुला वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लो पॉइंट पर आता हुआ इस वक्त आपको दिखेगा। आइए बढ़ते आगे और वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। जैन साहब से भी हमारे साथ थोड़ी देर में कार्यक्रम में होंगे शामिल और उनसे भी पूछेंगे उनका जेम स्टॉक। तब तक जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। आइए जय के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन। बताएं जय। Very good morning to you Anil ji and very good morning to you Dipanshu. अनिल जी कल क्लोजिंग सेशन में हमारा एक बाउंस बैक का एक व्यू था कि निफ्टी 15,700 तक के लेवल्स छू सकता है ऊपर में और इनफैक्ट वही हमें आज देखने मिला है अनिल जी। इनफैक्ट 15,000 अगर हम देखें तो 696 700 के आसपास का हाई लगाया भी है और वहां पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी गई है। जो 15,700 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। अनिल जी बाउंस बैक अब हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। आई मीन और थोड़ा बहुत देखने शायद मिले हमें 15,720 तक जो मैंने कल बताया था, बट बाद में रिस्क डाउन साइड का ज्यादा लग रहा है मुझे। सो यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदना है 15,700 के स्ट्राइक का, ऑलमोस्ट एट द मनी स्ट्राइक है, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का खरीदना है। करीब 123 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जी। सो 123 के आसपास 15,700 का पुट ऑप्शन खरीदना है निफ्टी पर। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस जो नीचे में प्लेस करना है वो है 79 का। 123 पे बाई करना है, 79 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है वो 174 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है 193 का। 174 193 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है जी। ये रेंज है निफ्टी में अभी भी 15,550 575 नीचे की तरफ, 15,750 800 ऊपर की तरफ, तो ये रेंज में ट्रेड करता रहेगा। बाउंस देखने मिला है, अब शायद नीचे देखने मिले। सो जब भी ये रेंज बाउंड मार्केट रहता है हम जनरली कॉन्ट्रा ट्रेड देते हैं एक्सट्रीम्स पे। सो कल नीचे आया था, हमने एक बाउंस बैक की उम्मीद की, आज ऊपर आया तो शायद नीचे हमें अब देखने मिले, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी, इसलिए पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। तो दोनों तरफ के मौके आपको मिलेंगे इस बाजार में और अब यहां पर मजबूती में आपको पुट खरीदना है, कमजोरी में आपको कॉल खरीदना है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जो बात हम कर रहे हैं जय भी एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। आप यहां पर 15,700 के आसपास पुट खरीदिए। 123 में 79 का स्टॉप लॉस, 174 193 दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए बढ़ते आगे। जैन साहब है तैयार, वक्त है जैन साहब के जेम्स का। गुड मॉर्निंग जैन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर कौन सा जेम आज ढूंढ कर लाए आप? बिल्कुल, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स अनिल जी, जबरदस्त एक अच्छी कंपनी है। चार्ट्स पे तो अल्टीमेट लग रहा है और फंडामेंटल्स तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात है, पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर डीएफएम फूड्स। मैंने रिसेंटली इसको जैन साहब के जेम्स में भी दिया था और फिर उसके बाद मैंने लास्ट वीक एसपीएल मिड कैप्स में भी दिया था, लास्ट वीक आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले। तो मैंने नटखट और चखने वाली बात कही थी, तो हमारे किरण जी को बहुत मजा आया, उन्होंने मुझे पीछे से मैसेज भी किया कि क्या बात है चखना और ये, और उस दिन शायद हम कुछ बात कर रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी। तो एनीवेज
सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की मैं बात कहूं तो मुझे स्टॉक का पी मल्टीपल बहुत सस्ता लग रहा है, सिर्फ 5 के पी मल्टीपल पे है और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है फेरो एलॉयज में। और अब एक श्याम मेटेलिक्स का आईपीओ भी आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो ये वैसे भी ये सेक्टर वापस से सुर्खियों में रहेगा फेरो एलॉयज वाला। और वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है, 1973 से कार्यरत है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स है और एक अच्छा एक्सपोर्ट हाउस है। और मैं रेटिंग्स भी देख रहा था, तो जनरली क्या होता है जब डेट्स होती है कोई कंपनी में तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, हमें ये देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट कवरेज कैसा है, ये भी देखना पड़ता है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो कैपिटल इंटेंसिव है क्या। तो डेट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि शुरू के मैंने जो भी जेम्स दिए थे वहां पे डेट्स को मैंने बहुत ज्यादा वो किया था। तो इसमें देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वेरी गुड और साथ में 16-17 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे काम कर रहे हैं, 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट का कैगर 105% यानी कि डबल। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर 23-24% के लगभग। ओपीएम्स आर एक्सीलेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23-24% के लगभग और ये सेक्टर ऑलरेडी पूरा बूमिंग हो रखा है। मार्च क्वार्टर का मैं रिजल्ट देखा तो 140 करोड़ का पैट है। मार्च 2020 इनके कुछ लॉसेस थे, कुछ अदर लॉसेस थे जिसको इन्होंने दिखाया, तो 32 करोड़ का लॉस था। फिर जून, सितंबर, दिसंबर के क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली, दिसंबर के क्वार्टर में 100 करोड़ प्लस का प्रॉफिट था, 116 करोड़ के लगभग। तो इस तरीके के मतलब 375 करोड़ का जो पैट है मार्च 2021 में जो आया वो हाईएस्ट एवर है कंपनी के हिस्ट्री में। और उससे भी बढ़िया बात है, मैं देख रहा था इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग 72.5% है। उसके सामने एफआईआईज में, डीआईआईज में एक सबसे बढ़िया नाम जो जुड़ा है वो एबेकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का सुनील सिंघानिया जी का फंड, जिसने 1% करीब इक्विटी स्टॉक में ली है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये चार्ट ऐसा है जैसे मैंने सुप्रीम पेट्रोकेम रिसेंटली मैंने दिया था, उसी पैटर्न का चार्ट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने हाइस के आसपास तो है, ये लाइफ टाइम हाइस के आसपास, और ये जबरदस्त ऊपर जाने वाला है। तो 630 का इसमें टारगेट लगाएं और बुक वैल्यू से ये नीचे चलने वाला स्टॉक है। बुक वैल्यू इसका 616 रुपया है, उसके सामने जो प्राइस है वो स्क्रीन पे है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को यहाँ पे ले और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वार्टर्स के बाद ये जबरदस्त परफॉर्म करने वाला और ये सेगमेंट बहुत फोकस में है, तो आराम से 630 के टारगेट के लिए स्टॉक को यहाँ पे खरीदें। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारदा एनर्जी पर खरीदारी करने के लिए 630 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है जैन साहब की पसंद का स्टॉक, बेहतरीन कंपनी, कैश रिच कंपनी और तगड़े फंडामेंटल वाली, जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से सारदा एनर्जी। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर भी चेक लिया जाए, क्योंकि जैन साहब कह रहे हैं कि इसके चार्ट्स बड़े मजबूत हो गए। तो पालिया जी देखिए जरा इसके चार्ट सारदा एनर्जी। जी अनिल जी, बिल्कुल जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन है स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से वीकली सेटअप बना हुआ है, एक रैली के बाद स्टॉक 3-4 वीक से एक कंसोलिडेशन रेंज में था और आज के सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम आया है तो इसने 3 वीक की रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहां से इसको बाय करना चाहिए और जिस तरीके के फॉर्मेशन है इसमें इमीडिएट टारगेट जो आएगा वो आएगा, ट्रेडिंग का टारगेट अगर मैं बताऊं तो 610 का है पहला टारगेट, और 610 के ऊपर अगर ये निकलता है स्टॉक तो फिर इसमें जो टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे वो आना चाहिए करीब 660-670 तक के। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में रखें इस स्टॉक को। लोअर साइड पे जो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के हिसाब से रखना चाहिए वो आना चाहिए करीब 545 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर रखें। 630 रुपए का टारगेट तो जैन साहब का है ही, और यहां पर खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर करते हैं फोकस। गुजरात गैस ये स्टॉक है बड़े एक्शन में और फेवरेट रहा है वागले साहब का भी। वागले साहब आज फिर से 3% के आसपास, 2.5% के आसपास की मजबूती, क्या करना चाहिए? अनिल जी, इसमें पोजिशनली तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। आज एक फ्रेश मूव बन रहा है, फ्लैग पैटर्न या ऐसा कुछ सिमिलर टू दैट दिख रहा है। 620-625 के पार निकलेगा तो 660 तक ये वन वे जाना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिए मैं कॉल देना अवॉइड करूंगा। मेरे हिसाब से ये 600 के लेवल पे डिक्लाइन लिया जाना चाहिए। 580 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 680 का टारगेट, लेकिन ये 2 से 3 दिन मे भी 4 दिन का व्यू होना चाहिए। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर देखें तो
660 तक जाने की पूरी क्षमता है। 580 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इस पर नजर रख सकते हैं। ये है राय गुजरात गैस पर अपोलो टायर्स पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। पालवे साहब, कोई राय अपोलो टायर्स पर जो अभी ब्रेकआउट आया, कोई ट्रेड दिखता है सर? जी बिल्कुल दीपांशु जी, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट पैटर्न। अगर हम देखें तो स्टॉक जिस तरीके से डेली चार्ट पे स्टॉक में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिखा था और आज वापस से इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिली। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी इसमें लास्ट वीक ही ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था। तो हमें लगता है कि अपोलो टायर बिल्कुल बाय करना चाहिए और ये सेक्टर में ही बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी देखें तो वो भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है टायर सेक्टर में एक अच्छा एक्यूमुलेशन ऑलरेडी देखने को मिला है। तो अपोलो टायर को यहाँ से जो टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 245 से 248 तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए इसका 236 के आसपास का। ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, बट अगर इसको कोई पोजिशनली होल्ड रखता है तो 260 तक के टारगेट भी अपोलो टायर में आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते। तो ये स्टॉक में 228 के आसपास का पोजिशनल स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 260 के पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स पर राय खरीदारी करने के लिए आज से आती हुई। आइए बढ़ते आगे, वक्त है नाक का, नतीजा आएंगे, कमाई कराएंगे। वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण बताइए कौन सा है स्टॉक और कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? देखिए, ई क्लर्क सर्विसेज ये वो कंपनी है जिसके नतीजे आने वाले हो, नतीजे काफी बेहतरीन आ सकते हैं। यहाँ कंपनी की आय अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट आपको खासकर एबिटा और आपको नीचे बॉटम लाइन में देखने मिलेगा, जहां काफी बेहतरीन ग्रोथ हो सकती है। आय देखिए 351 करोड़ से बढ़ के 435 करोड़, लेकिन एबिटा देखिए 78 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़। एबिटा मार्जिन जो है 22.5% से बढ़ के करीब 28.5% के आसपास आ सकते हैं, यानी कि 600-650 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंपैक्ट जो है आपको मार्जिन में देखने मिलेगा। इस तरह की बढ़ोतरी आपको इस कंपनी के मार्जिन में देखने मिलेगी और साथ ही साथ कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी अच्छा खासा जंप देखने मिल सकता है। अब कारण क्या है? देखिए, इस कंपनी के 3 वर्टिकल्स है, लेकिन 2 वर्टिकल जो है जिसमें काफी बेहतर ग्रोथ होने वाली है। एक तो कस्टमर सपोर्ट वर्टिकल जो है इसका, वहां काफी बेहतर ग्रोथ के अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो डिजिटल मार्केटिंग का कारोबार है कंपनी का, वहां पे काफी बेहतर ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे भी ये कंपनी डिजिटल ग्रोथ में जो है, डिजिटल बिजनेस में जो है लगातार अपने जो नंबर ऑफ हेडकाउंट है या फिर एम्प्लॉयज है उनको बढ़ाते जा रही है। करीब 3000 के आसपास एम्प्लॉयज इस कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो वहां पे कंपनी को काफी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और वहीं से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ ये कंपनी काम करती है, तो कहीं ना कहीं एक भरोसेमंद कंपनी। और याद रखिए, एफआईआई इस कंपनी में लगातार खरीद रहे हैं। 15.5 से 18% के आसपास की खरीदारी वो ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना स्टेक वो बढ़ा चुके हैं। तो काफी अच्छे नतीजे रहेंगे। YOY QOQ दोनों नतीजे जो है काफी बेहतर रहेंगे, खासकर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब रहेगा। मजबूत नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं आप ई क्लर्क सर्विसेज से, और नतीजे आने वाले हैं आज ही आ रहे हैं ना वरुण? नतीजे 10 तारीख आज ही है, राइट? आज ही नतीजे, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद ई क्लर्क सर्विसेज से करके चल सकते हैं। ई क्लर्क चार्ट देखिए कुणाल जी, इसके चार्ट पर दीजिए अपनी राय। कुणाल जी चार्ट्स ई क्लर्क्स। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत जबरदस्त है ई क्लर्क्स का। पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, निचले स्तरों पर भी मुझे याद है इस पर खरीदारी की राय दी थी और वहां से अनिल जी एक स्ट्रेट रन हमने स्टॉक में देखा है। अभी भी बहुत स्टीम बाकी है। जिस तरह का अनिल जी चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये 1550-1600 से पहले रुकेगा नहीं और यहाँ पर जो मोमेंटम बन रहा है अनिल जी बहुत जबरदस्त है। होल्ड करके चलना चाहिए, नई खरीदारी भी इस ब्रेकआउट पर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1300 पर रखें। पहला टारगेट 1475 रुपए का लगता है मुझे। 1475 तक स्ट्रेट रन आना चाहिए, तो पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग करके होल्ड करके चलना चाहिए। आज आप काम करने के मूड में लग नहीं रहे कुणाल जी, ऐसा एकदम गुरुवार के दिन भी एकदम रंग बिरंगी बढ़िया कलरफुल इनफॉर्मल टाइप की शर्ट पहन के आए, टाई वाई भी नहीं है, मतलब एंजॉय कर रहे लाइफ को आप। और अब मैंने सवाल पूछा तो भी आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ है, आपको लग रहा होगा कि मेरे से तो क्या सवाल पूछेंगे अनिल जी। तो वैसे विचार क्या, इरादा क्या है आपका? अनिल जी दिक्कत यह है अनिल जी, बंसल जी वहां से कुछ शेयर्स के प्रस्ताव भेज रहे थे
तो अनिल जी उसी पर विचार कर रहा था। और रहा सवाल अनिल जी कपड़ों का, तो अनिल जी मेरा मन में प्रश्न ये आ रहा था, कल मैं सोच रहा था कि मूसलाधार बारिश तो मुंबई में हो रही है अनिल जी, आप लोग कपड़े वगैरह आपके कैसे सूखते हैं अनिल जी? धोएंगे तो सूखेंगे। अरे परफ्यूम और डिओ किसके लिए बने हैं बंसल जी, कुणाल जी? इन्हीं दिनों के लिए तो बने हैं, जब आप कपड़े धो ना पाए, सुखा ना पाए, उस दिन परफ्यूम और डिओ लगा के काम चलाए। अरे प्रैक्टिकल हो जाइए लाइफ में। पूछे जय को, जय ऐसे ही करते हैं ना आप? बिल्कुल अनिल जी, काफी बार ये जो सुविधा है डिओ परफ्यूम की हम यूज करते हैं डेफिनेटली। अब अनिल जी इसका ये भी मतलब ना लगाया जाए कि गोइंग फॉरवर्ड कभी कोई पार्टी में हम जाए और वहां पे परफ्यूम और डिओ लगा कर आया तो कोई ऐसा समझे कि बगैर नहाए आए। लेकिन जिस आदमी ने हॉस्टल में जिंदगी बताई है ना, साल 2 साल 3 साल जितने भी साल हॉस्टल में रहो, उसके लिए बड़ी कॉमन सी नॉर्मल सी बात है। मतलब हॉस्टल में रहने वाला आदमी तो सर्वगुण संपन्न होता है, तो ये सब काम तो करने पड़ते। वहां कौन धोना, खुद को धोने पड़ते करते थे। आजकल तो फिर भी इतनी फैसिलिटीज हो गई। हमारे जमाने में जब हम हॉस्टल में रहते तो सारे काम खुद को ही करने पड़ते थे उस जमाने में। तो इसलिए फिर प्रैक्टिकल होकर आदमी देखो, अगर एक चीज सिंपल सी समझिए कुणाल जी, अगर उस जमाने में ये मतलब कपड़े वपड़े धोने में रह जाते तो सीएस थोड़ी कर पाते थे। तो ध्यान पढ़ाई में रखा, कपड़े धोने में कम रखा, तो अच्छा ही किया ना। तो तभी आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो प्रैक्टिकल होना ठीक है लाइफ में। आप भी प्रैक्टिकल है। जी 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 बंसल जी, बंसल जी कुछ कह रहे जी। देखिए अनिल जी, आपने बिल्कुल अनिल जी हॉस्टल के दिनों की याद करा दी। बिल्कुल पढ़ाई में अनिल जी मगन रहते थे, और आज खुशी हुई इस बात की कि जब हम कपड़े अनिल जी भिगोते थे उसमें फंगस लग जाती थी, क्योंकि ध्यान कपड़े धोने में नहीं होता था, ध्यान अनिल जी पढ़ाई में होता था। तो ये सोच के अनिल जी, आपकी ये चीज सोच के आज अपने आप पे अनिल जी गर्व हो रहा है। न हेलो, पढ़ाई में बिजी रहने की बात मैंने अपने आप के लिए की थी, आपके लिए नहीं कहा। ये आप अपने ऊपर मत ले लीजिए इसको, ये वाली बात खाली मुझ पे लागू होती है। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी बता नहीं रहे अनिल जी, जो कपड़े धोए इन्होंने अनिल जी हॉस्टल में, अनिल जी वो आज तक काम आ रहे हैं इनके, वो पढ़ाई से ज्यादा काम आए अनिल जी। चलिए बढ़िया है, हाथ का हुनर कहीं कहीं काम आता है। चलिए बढ़ते आगे। जय का जैकपॉट तैयार है बिल्कुल जय के लिए। बताएं जय। जी अनिल जी पीडीलाइट फ्यूचर खरीदने की मेरी सलाह है, जो करीब अभी 2091 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है, बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2060 पर एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे रहेगा 2140 का रहेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 2175, 2140, 2175, ये दो टारगेट्स के लिए पीडीलाइट फ्यूचर्स खरीदना है। बहुत ही बेहतरीन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, विच इज क्वाइट विजिबल ऑन द डेली चार्ट्स एज वेल। और मेरा ये मानना है अनिल जी कि 4th वेव पे बना है, यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए और एक क्विक मूव आना चाहिए, बिकॉज जनरली जब भी ऐसा एक लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा एक कंसोलिडेशन बनता है, जब ब्रेकआउट आता है तो एक क्विक मूव आता है ऊपर की तरफ। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही अच्छा है, पीडीलाइट फ्यूचर्स खरीद के चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पीडीलाइट के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। सुमित जी भी तैयार है अपने बिगुल के साथ। सुमित का सुपर हिट। बताइए सुमित जी। अनिल जी बैंकिंग स्टॉक पे ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी डेज हाई के पास आ चुका है, और जैसे अभी थोड़ा सा और मोमेंटम बिल्डअप होगा, बहुत बढ़िया मूव बैंकिंग स्टॉक से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि अभी भाव चल रहा है 60 रुपए 40 पैसा। स्टॉक के अंदर जस्ट अभी मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया मूव दिखाएगा और आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 58 रुपए 70 पैसे का, 58 रुपीज 70 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो इसका टारगेट बनेगा 62 रुपए 50 पैसे का पहला बनेगा, 65 रुपए का दूसरा बनेगा। और ये दोनों लेवल बहुत जल्दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। 62 50 से 65 के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी करें।
नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 58.70 का। ऑप्शंस में भी इसमें ट्रेड बन रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 61 रुपए वाला कॉल, जो कि अभी ₹2.75 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अभी का अभी इसको ले, नीचे में इसका स्टॉप लॉस लगाए ₹2 का, ऊपर में टारगेट बनेगा ₹4 से लेके ₹5.5 का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 61 का कॉल ले सकते हैं 4 से 5.5 के टारगेट के लिए, या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 62.5 से 65 के टारगेट के लिए। मेरे को लग रहा है जल्दी एक अच्छा अपसाइड मूव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस पर आ रहा है मूव और लगातार इस स्टॉक का क्लोज ट्रैक करते हैं सुमित जी। बढ़िया मूव के लिए है ये तैयार। पर आइए अब चलते हैं किरण जी के पास, बिगुल उनके लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा सा एग्रेसिव वाला कॉल रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको बाय करने की सलाह है। मैं कैश लेवल्स का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इधर चार्ट पैटर्न ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहा है। आपका ब्रेकआउट हुआ है 2371 के आसपास, तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2365 का। थोड़ा सा दूर है पर मेरे टारगेट्स भी काफी बड़े हैं। 2395 का मेरा पहला रहेगा, ये छोटा वाला टारगेट रहेगा और ये क्रॉस करते ही कल तक के लिए टारगेट्स रहेंगे 2430 के। तो 2430 कल के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें। बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है, तो ये इधर बाय करने की सलाह है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, तो रोटेशन थोड़ा चल रहा है और निफ्टी को अब ऊपर ले जाने के लिए एचयूएल का पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है और आपकी इस कॉल पर समर्थन देने के लिए तैयार है राकेश जी, कुणाल जी, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दिवांशु, समर्थन से कुछ ज्यादा है क्योंकि जो लीवर का पैटर्न है, आई एम इन लव विद द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ लीवर। बेहतरीन ब्रेकआउट है और ये इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है और एक बड़ा अपमूव दिखाने का दमखम रखता है। तो डू नॉट मिस काइंड का ब्रेकआउट है लीवर पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है दीपांशु। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट लीवर पर आता हुआ नजर आ रहा है। एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जो कि 2285 के आसपास है। 19 स्तरों से इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो लीवर को मिस नहीं करना चाहिए। सबसे सेफ और क्लियर बाय अभी इन स्तरों पर लीवर में दिखता है, तो एचयूएल को बाय करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 2350 रुपए 2350 पर। पहला टारगेट 2425 रुपए का 2425 का होगा और दूसरा टारगेट 2455 का 2455 रुपए का होगा। तो 2455 तक के अपमूव के लिए लीवर में खरीदारी कराएं। ओके, तो 2455 के अपमूव के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर है खरीदारी की राय। नजर रखते हैं इस काउंटर पर, मूव आपको अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद है। बिगुल, वागले का भंडार। बताएं वागले साहब। जुबिलेंट फूड्स लेके चले 32 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 3300 तक जाने के लिए तैयार है। अभी लेने वाला स्टॉक है क्योंकि 32, 28, 30 का एक रेजिस्टेंस है जो इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये 60 से 70 रुपए की 2% की मूव आज के दिन ही देना चाहिए। 321012 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ओके, 3210 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। जुबिलेंट फूड, इस पर है वागले साहब की नजर। तो कंजम्पशन स्पेस पर आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। एचयूएल पर अभी खरीदारी आई, जुबिलेंट अच्छा कर रहा है। कमजोर नतीजों के बावजूद बाटा पर नजर रखिए, 6% ऊपर ये काउंटर आपको इस समय दिखेगा। तो अच्छी तेजी इस स्पेस पर आती हुई दिख रही है। अच्छा मोमेंटम है डिवीज लैब में भी। इस समय 4370 के लेवल्स के करीब डिवीज आते हुए दिख रहा है। सुमित जी, राय दें डिवीज लैब पर आज के लिए कोई ट्रेड दिखता है सर? स्टॉक कंटिन्यूसली एक अपवर्ड ट्रेंड में है। बीच में छोटा छोटा साइडवेज मूव दिखाता है, बट ओवरऑल एक तेजी के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। डिवीज में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी भी बनती है, जिसमें 4450 से 45 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। और स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 4280 के आसपास का है। तो 4280, 4290 का स्टॉप लॉस लगा के 4450 से 45 तक के लेवल डिवीज में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो डिवीज लैब लाइफ हाई पर है ये काउंटर। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने राय दी है यहाँ पर। कुछ समय पहले चार्ट कॉर्नर की भी कॉल आई थी। अनिल जी तो आपको 3600 के लेवल से कह ही रहे हैं, भरोसा रखिए। डिवीज लैब आज 4400 के करीब आते हुए दिख रहा है नए हाई पर आइए कुछ और बेहतरीन पिक्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एसपीएल मिड कैप्स के भी स्टॉक्स जानने हैं और आज 2 मैनेजमेंट्स जुड़ने वाली हैं न्यूज प्रीव्यूज के लिए। तो थोड़ी जल्दी शुरुआत कर रहे हैं 10 की कमाई की। आयोजक दिव्य शावाश्री प्रवाही तुलसी गिलोय वासा बनपसा लौंग दालचीनी व मुलेठी आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। वीकली एक्सपायरी का है दिन और ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इस समय आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं, बट पॉजिटिव मोमेंटम है। ब्रेथ बाजार की काफी स्ट्रांग है। ज्यादातर स्टॉक्स आपको अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक से इस समय मिलता हुआ दिख रहा है आपको सहारा। निफ्टी में भी 50 में से 40 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आइए कुछ बेहतरीन पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले 10 की कमाई की शुरुआत करते हैं पालविया साहब से। पालविया साहब बताएं सर। जी, तो दीपांशु जी कैश सेगमेंट का स्टॉक है और स्टॉक का नाम है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें डेली वीकली मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला इस करंट वीक में, ये दिखाता है कि स्टॉक को अब यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे भी बाय किया जा सकता है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। इसके टारगेट जो हमें लगता है जो आना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे आना चाहिए करीब 690 से 720 तक के टारगेट ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो कोई भी वॉलेटिलिटी कोई भी माइनर डिप में इसमें करेक्शन मिलता है तो इसको ऐड करें। 605 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और 720 तक के टारगेट हमें लगता है इंसेक्टिसाइड इंडिया में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स पर खरीदारी की राय। 7.5% ऊपर ये काउंटर आपको दिख रहा है, पर यहां से भी आपको और बढ़िया तेजी ये दिखाते हुए दिखेगा। इंसेक्टिसाइड्स पालविया साहब की पिक। कुछ और 10 की कमाई के आइडियाज भी लेंगे, पर उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज कमोडिटीज में किस तरह का एक्शन बन रहा है। ऑल्टरनेट डेज पर आपको मूव्स आती हुई दिखती हैं। एक दिन तेजी, एक दिन थोड़ी सुस्ती। कल बढ़िया तेजी दिखी थी, आज हल्की सी गिरावट के साथ आप ट्रेड देख रहे हैं। $72 के करीब ब्रेंट फिसला था, $70 के करीब WTI भी ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में 5070 पर आपको MCX पर कच्चा तेल दिखेगा, लगभग आधे % की गिरावट के साथ। इस समय नेचुरल गैस थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है, 230 के लेवल्स पर 5% की तेजी। गोल्ड कल थोड़ा सा दबाव यहां पर आपने बनते हुए देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसका रिएक्शन आप अभी भारतीय बाजार में भी देख रहे हैं। 49,000 से थोड़ा नीचे आया इस समय गोल्ड। ₹150 की कमजोरी आपको दिखेगी। और सिल्वर पर भी नजर डालिए, लगभग आधे % की कमजोरी दिख रही है आपको 71,500 के करीब। तो हल्की सी मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन आज यूएस के डेटा आने से पहले। बेस मेटल्स यहां पर भी सुस्त शुरुआत होती हुई दिखी है। लगभग सारे बेस मेटल्स 1/4 से आधे % तक की आपको गिरावट दिखा रहे हैं। तो थोड़ा आज कंसोलिडेशन मुनाफा वसूली का दिन आपको दिख रहा है, जहां तक सारे की सारी कमोडिटीज का सवाल है। चॉइस ब्रोकिंग की राय, आज बिकवाली करके चलिए ज्यादातर कमोडिटीज पर। सबसे पहले आप सिल्वर पर बिकवाली करें, 71,500 के लेवल्स पर बेचें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 72,000 का और टारगेट होगा 7600, 70600। निकल यहां पर भी करें बिकवाली 1318 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 1325 और टारगेट रहेगा 1305 का। नेचुरल गैस यहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी, करंट लेवल्स पर खरीदें। स्टॉप लॉस 224.50 और टारगेट 238। और गुआर सीड ये बेचना है आपको, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 4135 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस 4170, टारगेट 4050। यानी कि सिल्वर, निकल और गुआर सीड बेचिए, पर नेचुरल गैस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। दायरे में क्यों फंसा सोना, अनिल जी ये होगा आज 11:26 का एक अहम डिस्कशन। कई दिनों से सर हम देख रहे हैं कि जो एक बड़ी मूव आई थी सोने की, 49,000 के ऊपर भी गया, 50,000 का स्तर नहीं छुआ, बट ऑलमोस्ट वहां तक आते हुए दिखा। तो ये रेंज में जो अटका हुआ है सोना, कब इसके बाहर निकलेगा, किस तरफ मूव आएगी और आपको क्या बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी, पूरी चर्चा करेंगे सर 11:26 पर। दायरे में क्यों फंसा सोना।
तो गोल्ड पर है ये विशेष पेशकश। इस रेंज से बाहर कब निकलेगा, किस तरफ निकलेगा, इस पर करेंगे विशेष चर्चा, बातचीत। खास तौर से इस पर रखिएगा फोकस। आइए फोकस रखिएगा ढेर सारे स्टॉक्स में जो आने के लिए तैयार है आपके लिए एसपीएल मिड कैप्स में। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, हेमांग जानी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से और साथ ही रजत बोस सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं दोनों का। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप दोनों का। बताएं रजत सर, शुरुआत कीजिए अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। देखिए अनिल जी, आज के लिए मेरा लॉन्ग टर्म पिक है वो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसके नाम है इकरा। ये करीबन 3350-3400 के बीच में घूम रहा है। मुझको लगता है कि इसमें काफी अच्छी मूवमेंट होने की गुंजाइश है। चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा संकेत ही दे रहे हैं। तो 3098 के नीचे आप क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप रखिए। एक्चुअली ये 3100 का स्टॉप लॉस है, लेकिन 2 रुपये नीचे इसीलिए लगा रहा हूँ कि कभी 3100 से भी घूम जाता है। इस टाइप का चांसेस को ये करने के लिए तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो है 4075 और 4500। ये दोनों टारगेट 364 दिन के लिए ये टारगेट दिए जा रहा है। मतलब 1 साल से 1 दिन कम रख के ये टारगेट मैं दे रहा हूँ। और ये फंडामेंटली साउंड कंपनी है। और एक चीज भी मैंने देखा है कि इन दिनों में क्रेडिट रेटिंग कंपनीज के सर्विसेज में कुछ वाले ज्यादा ही ये हो रहा है, मतलब वहाँ पे डिमांड कुछ बढ़ रहा है। तो इकरा भी अच्छा करेगा। क्राइसिल तो है ही, इकरा भी काफी अच्छी कंपनी है। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 4500 की टारगेट है। तो इकरा में करें खरीदारी। 4075 से लेकर 4500 ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए तेजी। ये है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर रजत सर की पसंद का शेयर। आइए हेमांग सर से भी पूछते हैं उनकी पसंद का शेयर। हेमांग सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? अनिल जी, मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो क्वेस्ट कॉप है। और ये कंपनी में हमारे प्रिफर्ड पिक होने के 2 कारण हैं। एक तो ये है कि हमने कोविड में देखा कि काफी सारे जो जॉब्स है उसमें अभी जो कंपनीज है वो आउटसोर्स करना पसंद करेंगी रादर देन हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉइज। तो इसमें इस तरह का जो एक ट्रेंड इमर्ज होगा उसमें क्वेस्ट कॉप और टीम लीज जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है काफी सारे लेबर में रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन हो रही है। तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को मिल सकता है। आपने रिसेंटली देखा होगा टीम लीज के नतीजे आए थे, काफी अच्छे नतीजे थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। तो जो क्वेस्ट कॉप है वो टीम लीज से लगभग आधे दाम पे मिल रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा पिक हो सकता है। हमारा प्राइस टारगेट 820 का है। ओके, 820 के प्राइस टारगेट के साथ क्वेस्ट कॉप पर कर। एक मिनट दीप एक मिनट। हेमंत सर 800 रुपए तो चल ही रहा है, 820 के लॉन्ग टर्म टारगेट सिर्फ 20 रुपए ऊपर। अनिल जी, जब ये हमने निकाला था 770 था। अभी नतीजे आने के बाद हम वापस उसको दोबारा एक रिव्यू कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें 15-20% अपसाइड का डेफिनेटली एक स्कोप बनता रहेगा। ओके, तो फिलहाल आप 820 के टारगेट देख रहे हैं, बट जल्द इस पर आप रिवीजन आते हुए देख सकते हैं हेमंत सर की तरफ से। वैसे 15 से 20% के अपसाइड गारंटीड है इस काउंटर पर, तो नजर रखिए। क्वेस्ट कॉप इस पर है खरीदारी की राय इस समय। पर 10 की कमाई के भी कुछ आइडियाज लेते हैं। राकेश जी कुणाल जी से जानते हैं उनको क्या पसंद है, बताएं सर। दीपांशु, हमारी 10 की कमाई में खरीदारी की राय है अरविंद पर। अरविंद का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही शानदार है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में दोबारा से तेजी बनती दिख रही है। ये लेट मूवर है, लेकिन जिस तरह का यहां पर स्ट्रक्चर है स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। काफी समय का अंडर परफॉर्मेंस यहां पर समाप्त हो रहा है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो अरविंद है हमारी 10 की कमाई। ओवर टू राकेश।
दीपांशु बेहतरीन रिवर्सल है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 115 से 120 के टारगेट के लिए अरविंद लिमिटेड में इन स्तरों पर करेक्शंस पर खरीदारी की राय होगी और 115 से जो 20 के टारगेट हैं ये लेवल्स लगता है 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा लंबा नजरिया नहीं है, 2 से 3 महीने का नजरिया बना के अरविंद में खरीदारी की राय है। ओके, तो अरविंद लिमिटेड पर आपके लिए है खरीदारी की राय इस समय। चलिए देखते हैं किस तरह का मूवमेंट ये दिखाता है। 5% ऊपर वैसे आज आपको अरविंद लिमिटेड भी दिख रहा है। पर आज जो है नतीजों के लिए उतना बड़ा दिन नहीं, बट एक बाजार का बहुचर्चित स्टॉक जिस पर सबकी नजर बनी हुई है उसके आएंगे नतीजे। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं वरुण के साथ क्या है बाजार का अनुमान। वरुण बताएं। देखिए, अच्छे नतीजे का अनुमान है। जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छी रही है, साथ ही साथ आपको याद होगा स्टील कंपनियों ने लगातार अपने जो दाम है वो बढ़ाए हैं। हालांकि सेल में एक याद रखिएगा, पिछले साल काफी सारे एडजस्टमेंट्स थे, तो इसके लिए आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपको ग्रोथ जो है वो जरूर देखने मिलेगी। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू जो है वो करीब 23,000 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, वहां करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा होगा, 30% एबिटा बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन 25.5% से बढ़ के करीब 28.5% के आसपास आएगा, यानी कि 3% कंपनी के मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे। और मुनाफा जो है 1400 करोड़ से बढ़ के करीब 3,800 करोड़ के आसपास आ सकता है। एबिटा पर टन जो है वो करीब 12,240 करोड़ से बढ़ के 14,540 करोड़ के आसपास आ सकता है, यानी कि आपको हर पैरामीटर पे बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है, जो स्टील की कीमतें बढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। लेकिन एक बात साथ ही साथ याद रखिए, ये कंपनी जो है वो लगातार अपना कर्ज कम करते जा रही है। इनफैक्ट सिर्फ यही कंपनी नहीं, जितनी स्टील कंपनीज है उन्होंने अपना कर्ज कम किया है। तो इस कंपनी की बैलेंस शीट देखनी होगी और देखना होगा कि इनका जो टारगेट था कि 3-4 साल में कर्ज कम करेंगे, किस स्पीड से अब ये कर्ज कम कर रहे हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉय कॉस्ट पे भी नजर रखिएगा। नतीजे ओवरऑल बेहतरीन रहेंगे। नतीजे तो ओवरऑल बेहतरीन ही रहने वाले हैं। स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, 120 के लेवल से आप देख रहे हैं 126 के करीब आते हुए दिखा है, बट रीसेंट हाई से थोड़ी गिरावट भी आई है। अब देखते हैं कि सेल की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। नतीजों से पहले स्टॉक में थोड़ा एक्साइटमेंट बाजार का लौटते हुए दिख रहा है। पर इस बीच कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले सचिन जी डॉक्टर लाल पर ऑप्शंस की खरीदारी देकर गए थे, वहां पर देखिए 4.5% की आपको बढ़त आती हुई दिखी है। तो आई थिंक सचिन जी के टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हो ही गए होंगे। बट इसके अलावा थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, इस पर भी डाले नजर, क्योंकि वहां पर भी बड़े स्पाइक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। मेट्रोपोलिस तो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में है ही, जब से खबर आई है कि अगली सीरीज से वायदा कारोबार का हिस्सा होगा। पर थायरोकेयर पर भी एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। किरण जी, जरा थायरोकेयर पर अपनी राय दें। अभी अभी एक अच्छा स्पाइक आया है 5.5% ऊपर। दीप, चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, कोई दौरा नहीं इस पे, और लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। अब मेरा स्टॉप लॉस 1095 पे रहेगा और 1200 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, जहां पे आपको रिव्यू लेना है। पर ये भी लेवल निकल जाएगा ऐसा मेरा मानना है। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, तो एक बार रिव्यू ले लेंगे 1200 पे, पर इवेंचुअली मुझे लगता है कि 1270 1280 के टारगेट्स आपको 15 से 20 दिनों के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए थायरोकेयर पर आती हुई है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक्स का। बताएं हेमांग सर, आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक में हमने ओरिएंट इलेक्ट्रिक को चुना है, और ये कंपनी का डीमर्जर हुआ था ओरिएंट पेपर और इंडस्ट्रीज के चलते हुए, और ये कंपनी ने काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है कंज्यूमर इलेक्ट्रिक आइटम्स के अंदर, जैसे स्विच गियर, एयर कूलर्स, वाटर हीटर्स। तो ये एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे कि बीच में जब लॉकडाउन आ गया था तो थोड़ा सा उस पे इम्पैक्ट पड़ा था, पर अभी अनलॉक के थीम के अंदर ये काफी अच्छे से फिट हो सकता है। और उसका जो 4th क्वार्टर के रेवेन्यू थे वो 42% अप थे, और काफी अच्छा कैगर ग्रोथ वगैरह कंपनी दे रही है। और ये लगता है कि जो बाकी के जो लीडिंग कंज्यूमर कंपनीज है, जैसे हेवल्स हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, उसके मुकाबले लगभग 25-30% डिस्काउंट पे है, विद अ मच बेटर विजिबिलिटी ऑन द रेवेन्यू। तो ये एक अच्छा पोजिशनल पिक हो सकता है। इसका प्राइस टारगेट हमारा 365 का है अनिल जी। ओके, 365 के टारगेट के लिए यहां पर करनी है आपको ओरिएंट इलेक्ट्रिक में खरीदारी, निवेश करना है, ये राय है आपके लिए हेमांग सर की तरफ से। रजत सर से भी पूछते हैं उनका पोजिशनल पिक लॉन्ग टर्म के तौर पर। इकरा पसंद है रजत सर को। रजत सर बताइए।
देखिए पोजिशनल पिक मेरा है शीला फोम। शीला फोम एक ऐसी कंपनी है जिसकी दिसंबर क्वार्टर सबसे अच्छा जाते हैं और इस जब भी इस क्वार्टर आता है तो इसका अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा उछाल होता है और हर बार ये जब भी ये दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट के बाद में एक नया इक्विलिब्रियम जोन पे घुसता है। पिछले बार करीबन 1200 से 1400 से स्टार्ट करके ये 1900 के आसपास आने के बाद में जनवरी के महीना से आज तक 1900 से 2200 के बीच घूम रहा है। पिछले कुछ दिनों में ये चेष्टा कर रहा था कि 2200 पार करके ऊपर जाए, बट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फिलहाल पिछले साल जब ये जून क्वार्टर का रिजल्ट जब आया था तो 2 रुपये का ईपीएस था और जब दिसंबर क्वार्टर का ईपीएस पब्लिश हुआ तो उस टाइम पे ये 20 रुपया तक पहुंच गया था, इसलिए इस पे रीरेटिंग हुआ था। और इस बार भी पिछले क्वार्टर मतलब जो मार्च तक का क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर, उसमें 12 रुपया का ईपीएस दिखाया। अभी ईपीएस और भी बढ़ने वाले की संभावना है और इसमें फिर से 20 के ऊपर में ईपीएस जाएगा ऐसा उम्मीद करता है बाजार में। तो मुझको जो समझ में आता है कि ये जो कंजेशन जोन के अभी निकालने का चेष्टा कर रहे हैं इसमें 10 to 15% गेन, मतलब मैंने 2500 से 2668 का 3 से 6 महीने का टारगेट रख के और 1968 रुपया का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगा के शीला फोम रिकमेंड करता हूँ। याद रखिएगा इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट के बाद में इसमें जबरदस्त रूप से री रेटिंग होता है। ओके, तो शीला फोम, इस पर है रजत सर का कन्विक्शन। शॉर्ट टर्म के लिए आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं, पर 2500 और फिर 2670 तक के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये है रजत सर की राय। पर एक स्पेशल पिक दे रहे हैं राकेश जी कुणाल जी, तो बिगुल उनके लिए स्पेशल पिक का। बताएं सर। दीपांशु, एक बहुत ही स्पेशल पिक है। स्टॉक का नाम है JSL हिसार, यानी कि जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार, जिसके चार्ट पर एक बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बना। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हुआ है, जबरदस्त तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। मेटल्स में दोबारा रिवाइवल है। इन स्तरों पर JSL हिसार पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, क्लियर रिवर्सल है, ऊपर में फ्लैग पैटर्न से 181 का स्टॉप लॉस है, 194 पहला टारगेट है, 199 दूसरा टारगेट है और JSL हिसार है हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक। तो JSL हिसार, इस पर करें खरीदारी। जबरदस्त मोमेंटम ये स्टॉक भी आपको दिखा रहा है। जब से पूरे के पूरे मेटल पैक में तेजी का माहौल आया है, आपने देखा है JSL हिसार एक काउंटर है जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। पर आइए, किरण जी भी एक कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल किरण जी के लिए, किरण के कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ये स्टॉक ऑफ द डे था कुणाल जी का और बाय करना है टाटा कंज्यूमर। ऑप्शन चेन डेटा में बहुत ही बेहतरीन डेटा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आज के लिए 727, 732 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। और चार्ट पैटर्न जैसे कुणाल जी ने कहा था, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे के सारे चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 714 पे स्ट्रिक्टली रखना चाहिए। ओके, तो 714 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कंज्यूमर पर आपको करनी है खरीदारी। डेज हाई पर ये काउंटर भी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है अच्छी तेजी के साथ। बिगुल, वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, गोदरेज सिटी में एक ब्रेकआउट आ रहा है, 880, 881 के करंट भाव से बाय करें। आपका एक 10 से 11 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 869 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा 900, 905 का पहला टारगेट है जो आज के दिन में ही आना चाहिए। 930 का दूसरा टारगेट है जो पोजिशनल है, शायद आज और कल में आना चाहिए।
ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई ये है एक और स्टॉक जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हेमांग सर हमारे साथ हैं, उनसे लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म पिक। पोजिशन पिक के तौर पर उन्होंने दिया है ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स। बताएं सर, शॉर्ट टर्म पिक कौन सी, माफ कीजिएगा, शॉर्ट टर्म पिक बताएं आपकी। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में हमने ABFRL को चुना है और ये कंपनी ने अभी जो रिसेंटली नतीजे आए थे उसमें से इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ 8% का दिया है और उनके जो मार्जिन्स थे वो प्री कोविड लेवल से भी बेहतर थे। 200 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट थी क्योंकि काफी सारे कॉस्ट कंट्रोल वगैरह कंपनी ने किए हुए हैं और मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है। काफी अच्छे चेंजेस करते हैं उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एज पर द कंज्यूमर नीड्स एंड लाइफस्टाइल। तो ये जो कंपनी है इसमें बैलेंस शीट वाइज प्रमोटर ने लास्ट ईयर काफी कैपिटल इन्फ्यूज किया था। तो जब इकोनॉमी में एक नॉर्मलसी आएगी अगले 6 से 12 महीनों में, तो ये जो रिटेल कंपनी है उसमें जो अच्छे प्लेयर्स है जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है और ये पूरा क्राइसिस मैनेज किया है अच्छे से, इनके अंदर बहुत ही अच्छा एक री रेटिंग का चांस बना रहेगा। तो ये कंपनी हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देख सकते हैं। हमारा प्राइस टारगेट उसमें 240 का है। 240 के टारगेट के लिए AB फैशन, आदित्य बिरला फैशन में करें आप खरीदारी। ये है राय आपके लिए हेमांग सर की तरफ से आती हुई दिख रही। एक और स्टॉक जहां पर आपके लिए शॉर्ट टर्म में खरीदारी का बनेगा मौका, 240 का रखिएगा टारगेट। आइए रजत सर से भी ले लें उनकी शॉर्ट टर्म पिक। रजत सर बताइए। जी, मेरा शॉर्ट टर्म पिक है सेरा सैनिटरी वेयर। इसका परफॉर्मेंस बेहतर होते ही जा रहा है। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट आया था तो 23 रुपये का EPS दिखाएगा। इस बार उम्मीद है कि 31 रुपये का EPS आएगा। तो मार्च से लेके आज तक ये 3,800 से 4,200 के बीच में घूम रहा था। पिछले कुछ दिनों में उससे ब्रेकआउट होके ऊपर की तरफ चल रहे। तो मैंने इसमें ऊपर में 4739 और 4950 ये दोनों टारगेट मान के और स्टॉप लॉस 4380 के स्टॉप लॉस रख के 5 वीक के अंदर ये लेवल पहुंच जाएगा ऐसा उम्मीद करके इसमें बाई कॉल दे रहा हूँ। ये आज सुबह भी एक काफी अच्छी बुलिश पैटर्न दिखा के ऊपर की तरफ चल रहा है। हो सकता है कि जो नतीजा है उसके उम्मीदों के कारण आज बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। तो बट इसका मूवमेंट बहुत ही बढ़िया है और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, मतलब कि आपने वीकली चार्ट देखे या डेली चार्ट देखे और फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखे, हर तरफ से ये एक अच्छी काउंटर है, इसमें खरीदारी करना चाहिए। बढ़िया काउंटर है, खरीदारी करके चले और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको 4950 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। इसी हफ्ते हमने देखा है 15% की रैली, तो ये काउंटर ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका है। तो रजत सर की तरफ से खरीदारी की राय सेरा सैनिटरी वेयर पर एक स्टॉक जो सिर्फ और सिर्फ सर्किट्स में ही डील करते हुए दिख रहा है, इस पर डालते हैं नजर। DHFL, या तो ये अपर सर्किट में अटका होता है या फिर लोअर सर्किट में। अभी हमने देखा पिछले 3-4 दिनों से अपर सर्किट्स बनाने के बाद आज और पिछले अब 2 दिनों से यहां पर आपको लोअर सर्किट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। क्या चल रहा है DHFL में, और अब पीरामल के रेजोल्यूशन के बाद क्या DHFL की कोई वैल्यू बचती है? क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को? ये पूरी रिसर्च करके तैयार है देवांशी बताइए, DHFL में एक्शन क्यों हो रहा है? अगर पीरामल का रेजोल्यूशन है तो इस स्टॉक में क्यों इतना एक्शन हो रहा है? बिल्कुल दीपांशु, ये काफी इंटरेस्टिंग है और हम पिछले 2 महीने से ये स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। DHFL, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में NCLT से भी इनको परमिशन मिल चुकी है, जहां पे पिरामल इन्होंने जो बिड्स लगाई थी उसको मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब DHFL का जो टेक ओवर है वो पिरामल एंटरप्राइज कर लेगा। 37,000 के अराउंड उन्होंने बोली लगाई थी, इसको मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में जैसे रेजोल्यूशन एग्जीक्यूट हो जाता है तो पिरामल इसको मर्ज कर देगी अपनी फाइनेंशियल कंपनी में, ये DHFL को। अब इन्होंने बहुत ही क्लियरली रेजोल्यूशन में ये कहा था कि DHFL के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 0 वैल्यू मिलती हुई दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि लगातार अपर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा था। अब देखिए, अगर पिछले कई दिनों में आप देखें तो इस स्टॉक पे एक बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखी थी। केवल आज हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स है वो लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी निवेशक हैं उनको लगता है कि DHFL की एक एग्जिट प्राइस इनको मिलती हुई दिखेगी और वो प्रीमियम पर होगी, और इसी के चलते DHFL में
भारी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती हुई दिख रही है। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस, ज्यादातर एनालिस्ट, इन्होंने कॉशियस किया निवेशकों को, ये कहा है कि जीरो वैल्यू मिलती हुई दिखेगी और इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको एग्जिट प्राइस मिले। इसके चलते वॉल्यूम्स कम हुए हैं, लेकिन लगातार इस स्टॉक में अच्छे गेन्स हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पिरामल में देखें तो जब से इस रेजोल्यूशन को मंजूरी मिली है तो पिरामल के स्टॉक में लगातार गेन्स होते हुए दिखे हैं। वहां पे कोई बहुत ज्यादा कंसर्न्स नहीं है, इस स्टॉक में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। लेकिन DHFL हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो पिरामल जिसने ऑलरेडी बिड्स डाले थे, उनका ये कहना था कि जितने भी DHFL के इन्वेस्टर्स हैं उनको जीरो वैल्यू मिलती हुई दिखेगी, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है और इसी के चलते आप इतनी बड़ी मूवमेंट्स जो हैं वो DHFL पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कोई एग्जिट प्राइस फाइनली पिरामल एंटरप्राइज देती है या नहीं। बिल्कुल, तो बड़ी तेजी आई है, बट अनिल जी यही सवाल है और हर बार देखते हैं सर, इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर इवेंचुअली संभावना कम है कि शेयर होल्डर्स को कोई वैल्यू मिले तो फिर स्टॉक में इतना एक्शन क्यों और हम खरीदारी भी क्यों बनते हुए देखते हैं फिर ऐसे स्टॉक में सर? पता नहीं दीप, लोग बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं, इसीलिए हम लगातार 2-3 दिनों से एक कह भी रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि देखिए पिरामल एंटरप्राइजेज जो DHFL के एसेट्स ले रहा है और जो IBC के तहत जो स्कीम बनती है, आपको वो प्रोसेस समझनी होगी। और इस स्कीम के तहत इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू जीरो रहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं। लोगों को लगता है कि कंपनी टेक ओवर हो रही है, मैनेजमेंट बदल रहा है, अब पिरामल की कंपनी हो जाएगी, या कुछ लोगों को लगता है कि रुचि सोया की तरह या आलोक इंडस्ट्रीज की तरह इसके स्टॉक्स भी ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ढंग से इसके रेजोल्यूशन प्लान को देखेंगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इसके शेयर ही खत्म हो जाएंगे, कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, ठीक उसी तरह से जैसा कि लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ था, जहां डीलिस्टिंग के एक दिन पहले ऊपर सर्किट लगा हुआ था। तब भी हम ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। अभी तक जो हमारी समझ है, हमारी जानकारी है, उसके मुताबिक DHFL के शेयर की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो होगी, मतलब ऐसा IBC के प्लान के तहत है। इस लिहाज से कोई वजह नहीं कि आप सर्किट लगा कर करोड़ों शेयरों का वॉल्यूम देखें खरीदें। तो मेरी तो सलाह यही होगी कि जिन लोगों के पास DHFL के शेयर है उन्हें बेच देने चाहिए, रखने का कोई सेंस नहीं है। अगर कोई प्लान में ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है या ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है, उसका तो पता नहीं, और वो अगर किसी इनसाइडर को पता है उस हिसाब से वो लोग खरीद रहे हों तब तो नहीं मालूम। बट अदरवाइज जो कुछ समझ में आया है, जो कुछ प्लान देखा है, जो कुछ भी अप्रूवल RBI की तरफ से, उसके हिसाब से तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू जीरो है। तो उस लिहाज से कोई वजह बनती नहीं कि आप इस शेयर को खरीदें। DHFL को मेरे ख्याल से निकल जाने में समझदारी है बजाय खरीदने के। जी बिल्कुल सर, तो ये क्लियर सलाह है निवेशकों के लिए, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे रूमर्स या न्यूज पर आके आप खरीदारी ना करें। बहुत क्लियर पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअल वैल्यू जीरो होगी, तो अगर आपको एग्जिट मिलती है तो जरूर से जरूर इस पर आप एग्जिट ले लें DHFL पर। यह है क्लियर और सतर्क राय आपके लिए। DHFL ये तो शायद जीरो हो जाएगा, बट पिरामल एंटरप्राइजेज में रहा है बढ़िया मोमेंटम और लगातार अच्छी खरीदारी हमने इस पर आती हुई देखी है। थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 1-2 दिनों से, पर जब से रेजोल्यूशन प्लान हुआ है पिरामल में अच्छी तेजी बनी है। वागले साहब, और मोमेंटम देखते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज के लिए सर? डिपेंड 2200 में एक रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करेगा तो ये 2300 तक जाएगा। लेकिन अगेन इंट्राडे व्यू नहीं है, 2-3 दिन के व्यू से, लेकिन इसका पैटर्न, लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट में बना है। मतलब अगर आप मेरे को 1 से 3 महीने के व्यू के बारे में बात करेंगे तो ये मुझे 1000 रुपए की तेजी दिखती है। 3000-3200 तक तो 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में जा सकता है, इतना इसका पैटर्न अच्छा है। ओके, तो पोजिशनल बेसिस पर रखिए नजर, यहां से और बड़ी गेन्स आपको इस काउंटर में आती हुई दिख सकती हैं। फिलहाल अच्छी तेजी के बाद थोड़ा रेजिस्टेंसेस फेस कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया है काउंटर, बट NBFCs आज एज सच फिर से मोमेंटम में आती हुई दिख रही हैं। M&M फाइनेंशियल, सुमित जी, अभी अभी इस पर थोड़ा मूव आते हुए दिखा है, क्या व्यू है M&M फाइनेंस पर सर? कोई ट्रेड दिखता है? लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया कल और परसों में, लेकिन अब यहाँ से वापस से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 170 का लेवल जैसे ही टूटेगा M&M फाइनेंस के अंदर, तो उसके बाद ऊपर में 175 रुपए से लेकर 180 रुपए तक का मूव M&M फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 162-163 के आसपास है, तो पोजीशन होल्ड करके चले और 2-4 दिन में देखिए इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए।
ओके, तो पोजीशंस होल्ड करके चलें, बट नजर रखिए फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, बट विद इन दैट आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा पर देखिए फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है, 1.5-2% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा निचले स्तरों से रिकवर होकर आते हुए दिखा है। क्या है फोकस पीएसयू बैंक्स के लिए इन पर्टिकुलर, और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी क्यों हम एक्शन देख रहे हैं? आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए पीएसयू बैंक्स में क्या चल रहा है? दीपांशु, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जारी हुई है। इनका ये कहना है कि FY22 में जो रीस्ट्रक्चर लोन्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। सेकेंड टाइम जो लॉकडाउन होता हुआ दिखा, इसके चलते और जो RBI की तरफ से भी कई मेजर्स आते हुए दिखे, उसमें कहा गया था कि अब रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो थोड़े से जो मिड कैप कंपनीज हैं वहां से भी आती हुई दिखेगी। तो रिटेल है, कॉर्पोरेट्स हैं, जो छोटे कॉर्पोरेट्स है, वहां से रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ती हुई दिखेगी, ये मॉर्गन स्टैनली का भी मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है वो जो है वो काफी कम होते हुए दिखेंगे। तो एक टाइट टसल हमें देखने मिलेगी जहां पे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो रीस्ट्रक्चरिंग है FY22 में वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं। कॉर्पोरेट NPL साइकिल में सुधार देखने मिल सकता है, और तीसरी बात उनको लगती है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इसके चलते काफी कम हो जाएगी। जो नई कोरोना की लहर है, थर्ड वेव अगर आता है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क बैंकिंग स्टॉक्स पर हो सकता है, स्पेशली सरकारी बैंकों पर। लेकिन इनको 3 बैंक पसंद आ रही है। सबसे पहले SBI उनकी टॉप पिक है, बैंक ऑफ बड़ौदा उनको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है SBI के बाद, और इसी के चलते उन्होंने इसकी री रेटिंग भी की है। ओवरवेट की रेटिंग अब दे रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और PNB पे इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे 110 तक के टारगेट्स दे रहे हैं, और इनका मानना है कि लगातार बैलेंस शीट में बैंक ऑफ बड़ौदा के सुधार देखने मिला है। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो बाकी सरकारी बैंक्स है उनमें जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसके कंपैरिजन में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफी बेहतर दिख रही है। कॉर्पोरेट साइकिल में जैसे ही सुधार देखना शुरू होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और इसी के चलते इनको बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा पसंद आता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में आज भी हम देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। जो नंबर्स हैं उसमें धीरे धीरे सुधार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। PNB भी पसंद है, लेकिन इक्वल वेट रेटिंग दे रहे हैं। स्टॉक्स पर देखिए आज अच्छा एक्शन है। PNB तो ऑफकोर्स वायदा कारोबार के बैन से बाहर आए, इसलिए थोड़ा और एक्शन वहां पर है, पर बैंक ऑफ बड़ौदा SBI भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने जताया है PSU बैंक्स और स्पेशली इन 3 नामों पर भरोसा। नजर रखें वहां पर। नजर रखते हैं कुछ और कॉल्स पर जो आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। कैश का कॉल है, ज्यादातर मैं इसको ट्रैक नहीं करता, बट आज एकदम क्लियर रडार पर आया है। स्टॉक है IRB, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ। 138, 137, मे बी इवन 136 तक बाय करे। अभी 138 का भाव है, 139 हो गया, 139, 136 से बाइंग रेंज होगी। 131 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ये मुझे लगता है 160 तक की मूव देनी चाहिए। मुझे लगता है ये 2 से 3 दिन में मूव आ सकती है। ओके, तो IRB इंफ्रा पर रखे नजर। 160 की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी 8% ऊपर है। थोड़ा डिप आए तो उस पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, बाय करना है बजाज फाइनेंस को। बजाज फाइनेंस ने जो पिछले 3 दिन में अच्छी खासी गिरावट जो देखने को मिली है, वो 3 दिन का जो बेरिश नेचर था उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया है। ये पहली बार नीचे में जो शॉर्ट्स हुए थे वो ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि आज के लिए 5900 के टारगेट्स होंगे। अभी 59, 58, 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5765 का, 5765 का, और टारगेट्स मैं मानता हूं 5900 के। 5900 पे बेचना नहीं है। दोपहर तक अगर आता है तो वापस मैं इस पे रिव्यू लूंगा। मुझे लगता है ये जो मैंने लॉन्ग जून सीरीज के टारगेट्स दिए उसके ओर चलता नजर आ जाना चाहिए। 3 दिन के ब्लिप के बाद वापस एक बार अच्छी खासी मोमेंटम बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, NBFCs में आ रहा है बाउंस बैक, और बजाज फाइनेंस हम देखते हैं जब भी मोमेंटम पकड़ता है एक अच्छी मूव देता है। तो
खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस पर किरण जी की तरफ से, और इस पर तो किरण जी की बढ़िया होल्ड भी है। लगभग जब भी कॉल्स देते हैं इसके टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखते हैं। बजाज फाइनेंस पर रखिए नजर, बाजार के एक्शन पर भी रखिए नजर। मूवमेंट आ रहा है फाइनेंशियल स्टॉक्स में, चुनिंदा फाइनेंशियल्स मूव कर रहे हैं वापस 34,900 पर बैंक निफ्टी भी आते हुए दिखा है। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दो खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाली हैं न्यूज पर व्यूज में। वहां पर चर्चा करनी है बजाज हेल्थ केयर और साथ ही गेल, और कुछ और कॉल्स भी आपके लिए तैयार हैं, उस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। 2 मिनट में लौटेंगे।